एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पढ़ रहे हैं और अभी तक इस चैप्टर के हमने कई सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी आती है इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, यानी कि ये होने वाला है हमारा एक DPQ सेशन। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये DPQ सेशन। और हमारे इस DPQ सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। इस सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारा रेयॉन फाइबर है वो ट्रूली एकदम पक्के वाले जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनसे अलग है, उनसे थोड़ा सा हट के है। तो क्यों अलग है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज़ करना होगा सही वाला ऑप्शन और आपको बताना होगा कि इस रीज़न की वजह से हम बोल रहे हैं कि जो रेयॉन फाइबर है वो हमारे ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस। ऑप्शन ए हमसे बोल रहा है कि रेयॉन फाइबर्स की सिल्क लाइक अपीयरेंस होती है, यानी कि वो सिल्क जैसे दिखते हैं, इसीलिए वो ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से अलग है। ठीक है। ऑप्शन बी हमसे बोल रहा है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन फाइबर्स के लिए बोला जा रहा है ऑप्शन बी में कि ये वुड पल्प से ऑब्टेन किया जाता है, इसीलिए ये ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से अलग है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि इट्स फाइबर्स कैन बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, यानी कि ऑप्शन सी हमसे बोल रहा है कि रेयॉन के जो फाइबर्स होते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर्स की तरह जो है वीविंग की प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए वो सिंथेटिक फाइबर से ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि इट कैन बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, यानी कि रेयॉन फाइबर्स को आप जिस भी कलर में डाई करना चाहो उस कलर में आप इनको डाई कर सकते हो और इसीलिए ये हमारे ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से अलग है। तो चारों ऑप्शंस मैंने आपको रीड कर दिए हैं। अब आपको मुझे जल्दी से बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, कौन से ऑप्शन को हम चूज़ कर सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि हम ऑप्शन बी को चूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे कर लिया आपने ऑप्शन बी को चूज़? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना कई सारे फाइबर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी टाइप्स के फाइबर्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन किया है, कैटेगराइजेशन किया है, तो कोई ना कोई बेसिस तो ज़रूर होगा क्लासिफिकेशन का। तो वो बेसिस क्या होता है? बड़ा आसान है। हम सबको पता है कि फाइबर्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है। अब अगर तो हमारे पास एक ऐसा फाइबर है जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो किसी प्लांट या किसी एनिमल से आया है, तो उसको हम डाल देते हैं नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में। ठीक है। और अगर हमारे पास एक ऐसा फाइबर है जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल किसी प्लांट और एनिमल से नहीं आया है, इनफैक्ट उसको हमने केमिकल्स से ही बनाया है, फैक्ट्रीज या लेबोरेटरीज में बनाया है, तो ऐसे फाइबर को हम डाल देते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में। ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के फाइबर्स होते हैं हमारे पास और इन सभी टाइप्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक कैटेगरी होती है नेचुरल फाइबर्स की और दूसरी होती है हमारी सिंथेटिक फाइबर्स की। तो नेचुरल फाइबर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट और एनिमल से आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉटन फाइबर्स की, कॉटन फाइबर्स कहाँ से आते हैं? कॉटन का जो प्लांट होता है, कपास का जो पौधा होता है, उससे मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे जूट फाइबर्स की, तो जूट फाइबर्स का मैंने आपको बताया था कि जूट प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनको सुखाया जाता है और उन्हीं सूखे हुए स्टेम से फिर जूट फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है। अगर हम बात करेंगे सिल्क फाइबर्स की, तो सिल्क फाइबर्स हम सबको पता है कि जो हमारे सिल्क वर्म्स होते हैं वो अपने लार्वल स्टेज में अपने अराउंड कोकून का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। एक वाइट कलर की कवरिंग होती है, फिर इसी कोकून को जो है ना, इसी कोकून से सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिल्क की या कॉटन की या अगर हम बात करें जूट की, तो इनको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो किसी न किसी प्लांट या किसी न किसी एनिमल से ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अपने सिंथेटिक फाइबर्स की, तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए
जो रॉ मटेरियल लगता है उसको बाकायदा केमिकल से ही सिंथेसाइज करना पड़ता है। सवाल ये था कि आखिर रेयॉन ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा रेयॉन है ना, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से आता है, वो आता है प्लांट से। वैसे तो हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं सिंथेटिक फाइबर्स के लिए कि नहीं, अगर आप सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में हो तो आपको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा वो केमिकल से ही बनाया जाएगा, किसी प्लांट या एनिमल सोर्स से नहीं आएगा। लेकिन रेयॉन फाइबर्स के लिए आप बोल सकते हो कि हम थोड़ी सी छूट दे देते हैं कि चलो ठीक है, तुम पहले सिंथेटिक फाइबर हो तो हम तुमको ट्रूली या कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं बोलेंगे और ना ही तुमको हम कम्प्लीटली या ट्रूली नेचुरल फाइबर बोलेंगे। ठीक है, रेयॉन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से आता है, तो वो होगा वुड पल्प। ठीक है, वुड पल्प मतलब क्या कि जो पेड़ होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है उससे जो है पल्प बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वुड पल्प। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रेयॉन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया है, वुड पल्प से आया है। वुड पल्प क्या है, बेसिकली प्लांट से ही मिलने वाला एक प्रोडक्ट है। तो प्लांट से आ रहा है रॉ मटेरियल, इसलिए रेयॉन को जो है ना हम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर नहीं कहते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम सिंथेटिक नहीं, तो चलो छोड़ो, अगर रॉ मटेरियल आ ही रहा है प्लांट से तो इसको हम नेचुरल फाइबर बोल देते हैं। नहीं, नेचुरल फाइबर भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल वुड पल्प तो आ गया है ना, वुड पल्प में भी बेसिकली क्या, सेल्यूलोज। ठीक है, वुड पल्प में भी क्या आता है, बेसिकली सेल्यूलोज आता है। तो सेल्यूलोज तो आपके पास आ गया, लेकिन अब इस सेल्यूलोज से रेयॉन फाइबर को बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि आपके पास वुड पल्प से जो सेल्यूलोज निकल के आया है उसको बार बार केमिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, और केमिकल ट्रीटमेंट करवा करके ही रेयॉन फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए ना ही कम्प्लीटली ट्रूली सिंथेटिक है और ना ही ये ट्रूली नेचुरल फाइबर है। समझ में आई बात। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन दे ही रही हूँ, आंसर्स बता ही रही हूँ, साथ ही साथ आपको भी मेरे साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स एज वेल एज शटर प्रूफ बॉटल्स एंड जार्स इज। बेसिकली यहाँ पे आपसे एक ऐसे सिंथेटिक मटेरियल की बात हो रही है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फैब्रिक्स बनाने में भी और शटर प्रूफ बॉटल या जार्स बनाने के लिए। शटर प्रूफ मतलब क्या कि जो आसानी से टूटे ना, मतलब अगर आप उनको ऊपर से नीचे गिराओ तो वो इतने आसानी से टूटे ना, ऐसे बॉटल्स और जार्स बनाने के लिए भी वो सिंथेटिक मटेरियल यूज़ हम कर सकते हैं। तो कौन है वो सिंथेटिक मटेरियल, ऑप्शन ए क्या वो नायलॉन है, ऑप्शन बी क्या वो रेयॉन है, ऑप्शन सी पॉलीएस्टर, या ऑप्शन डी एक्रेलिक। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, पॉलीएस्टर। क्यों होना चाहिए पॉलीएस्टर, अगर आपको याद हो तो जब हम पॉलीएस्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉलीएस्टर का बहुत ही फेमिलियर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पीईटी। क्या कहते हैं, पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। क्या होता है, आई रिपीट, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। ये क्या है, पॉलीएस्टर का ही एक फेमिलियर फॉर्म होता है। अब बेसिकली ये भी क्या है, एक पॉलीमर ही है, और इस पॉलीमर को जो है ना फैब्रिक में भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसको आप जो शटर प्रूफ हमारे जो जार्स हैं, जो बॉटल्स हैं, उनको बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। आजकल देखो जो आपकी वाटर बॉटल्स जो होती हैं वो दो टाइप की आती हैं, एक तो वो जो मिल्टन की जो स्टील वाली आती है वो अलग होती है, और एक जो हमारी वाटर बॉटल्स होती है, पहले की जो वाटर बॉटल्स होती थी ना वो बहुत ही कमज़ोर होती थी, ज़रा से आपने उनको ऊपर से नीचे आपके हाथ से वो छूटी बॉटल तुरंत ही जो है ना उसमें स्क्रैच आ जाएगा, और अगर दूसरी बार अगर आपने गिरा दी गलती से तो फिर वो टूट ही जाती थी। लेकिन आजकल जो वाटर बॉटल्स वगैरह आने लगी हैं वो इतने आसानी से टूटती नहीं है, उनकी जो प्लास्टिक होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। तो क्यों, क्योंकि वो बनी होती है पीईटी की, यानी कि शटर प्रूफ सिंथेटिक मटेरियल की। ठीक है, पीईटी के लिए हम बोलते हैं कि इसकी जो बेसिकली इसकी जो बॉटल्स या जार्स वगैरह जो बनते हैं वो काफ़ी लाइट वेट है। आप ये भी बोल सकते हो कि पीईटी पॉलीमर खुद ही में कैसा है, काफ़ी लाइट वेट होता है, और ये काफ़ी जो है ना ट्रांसपेरेंसी रखता है, और एब्सोल्युटली आप बोल सकते हो कि इसका कोई कलर होता नहीं है। नेचुरली पीईटी का कोई कलर नहीं होता है, लाइट वेट होता है और ट्रांसपेरेंट काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो पीईटी के जो बने हुए यूटेंसिल्स वगैरह जो हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है ग्लास से बने हुए बर्तनों को। क्यों? क्योंकि ग्लास के जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो डिशेस होती हैं, जो बोल्स वगैरह होते हैं, वो भले ही दिखने में काफ़ी सुंदर हो और काफ़ी उनकी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस होती हैं, लेकिन वो बहुत नाजुक होते हैं। ज़रा सा हाथ से अगर छूटे तो वो सीधे, अगर आपके पास कांच की प्लेट है तो वो सीधे जाके टूट जाती है, प्लस वो काफ़ी हैवी भी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया पीईटी के बारे में कि पीईटी जो है लाइट वेट होता है और इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्लास लाइक ही होती है। क्यों? अभी बताया ना मैंने आपको कि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है और नेचुरली इसका कोई कलर नहीं होता है। तो जैसे हमारे ग्लास का कोई कलर नहीं होता है, वैसे ही पीईटी का भी कोई कलर नहीं होता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, तो ग्लास जैसी अपीयरेंस होती है और इतने आसानी से टूटता नहीं है। तो आसानी से आप ग्लास के जो बने हुए जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह, उनको आप पीईटी से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, पॉलीएस्टर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है, अगर यहाँ पे पॉलीएस्टर की जगह डायरेक्टली पीईटी लिखा होता तो शायद आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पीईटी नहीं लिखा है, इसकी जगह पे पॉलीएस्टर लिखा है। तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे चेक हो रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि पीईटी जो है ना एक फॉर्म ही होता है किसका? पॉलीएस्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट किया गया है कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं कि पीईटी क्या है, फेमिलियर फॉर्म ही है पॉलीएस्टर का। और पीईटी से ही हम शटर प्रूफ बॉटल्स या जार्स बना सकते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि फैब्रिक्स बनाने में भी इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी, पॉलीएस्टर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच आर द फॉलोइंग हैज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स। अब इनमें से किसके पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स होती हैं? याद करो जब हम पढ़ रहे थे क्या अपने चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का सेकेंड मेजर पार्ट, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक्स। मैंने आपको बताया था कि सुबह सोकर उठने के साथ ही हम डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक के आइटम्स को या आर्टिकल्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अपनी अलार्म क्लॉक है ना, फिर इसके बाद में हमारे टूथब्रशेस, कोम, टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स, है ना, इसके अलावा जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है वो, इसके अलावा टेबल, चेयर, पेन, ये सब किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो डेली बेसिस पे हम रेगुलरली इतने ज़्यादा प्लास्टिक के आइटम्स यूज़ करते हैं कि हम इतने यूज़ टू हो गए हैं उन प्लास्टिक आइटम्स को यूज़ करते करते कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है या ये चीज़ मेटल की बनी हुई है या किसी और चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कई सारे टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं और इन सभी टाइप के प्लास्टिक्स को हम ब्रॉडली अगेन दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारी उन प्लास्टिक्स की जिनको आप जितने बार हीट करोगे वो उतने बार मेल्ट होंगे और जितने बार वो मेल्ट होंगे वो उतने बार सॉफ्ट होंगे और सॉफ्ट होने के बाद में आप उनका जितने बार शेप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। यानी कि आपके पास एक प्लास्टिक है, उसको आपने हीट किया, हीट होने के बाद वो मेल्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया, आपने उसका शेप चेंज कर दिया। फिर इसके बाद में उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद आपके पास एक प्लास्टिक आइटम आ गया। दोबारा से आपने उस प्लास्टिक आइटम को हीट किया, वो फिर से मेल्ट हुआ, सॉफ्ट हुआ, आपने फिर से उसका जो शेप है वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये जो हीट करना, उसका शेप चेंज करना और उसको सॉलिडिफाई करना, ये जो पूरी साइकिल है ना, ये चलती जाती है। तो ऐसे टाइप के प्लास्टिक्स जिसमें कि हीटिंग और शेप चेंज करने की प्रोसेस जो है ना कंटिन्यूसली चलती जाती है या चल सकती है, उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। वहीं हमारे पास कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं कि जिनको बनाने के लिए एक बार मेल्ट किया गया था, उनको मेल्ट करने के बाद वो बेसिकली हीट किया गया था, हीट करने का वो मेल्ट हुए, मेल्ट होने के बाद वो सॉफ्ट हुए और सॉफ्ट होने के बाद में उनको एक शेप दे दिया गया। अब जब वो ठंडे होंगे, सॉलिडिफाई होंगे, तो वो जो शेप है ना, वो शेप हो जाएगा उनका परमानेंट शेप। यानी कि अब आप उस प्लास्टिक के आइटम को फिर से हीट करना चाहोगे, मेल्ट करना चाहोगे, उसका शेप चेंज करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। तो क्या आपको डिफरेंस समझ में आया थर्मोप्लास्टिक्स का और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का? थर्मोप्लास्टिक्स आर दोस्त जिसमें हीटिंग और शेप चेंज करने की जो साइकिल है वो जितने बार आप चाहो आप कर सकते हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोस्त कि आप बोल सकते हो कि उनको बनाने के लिए एक बार जो आपने पहली बार जो हीट किया था, सिर्फ वो पहली बार में ही हीट होकर के मेल्ट होंगे और एक डेफिनेट अपना शेप अटेन कर लेंगे और वो शेप उनका परमानेंट होगा। बाद में अगर आप चाहोगे कि फिर से इनको हम हीट कर लें, इनका शेप चेंज करा दें, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
तो बेसिकली ये जो अलग अलग टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं, अच्छा चलो हम इसका एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक बिस्लेरी की बॉटल है, ठीक है। अब उस बिस्लेरी की बॉटल को आपने क्या किया है, अच्छा उसमें काफ़ी गर्म पानी डाल दिया है। तो जैसे ही बिस्लेरी की बॉटल में गर्म पानी जाएगा, बिस्लेरी की बॉटल का जो शेप है ना वो चेंज होने लगेगा, बॉटल जो है वो डिफॉर्म होने लगेगी, ठीक है। वहीं हमारे पास क्या है, एक प्लग है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनका एक ऐसा प्लग है हमारे पास, ठीक है। अब उस प्लग में ख़राब हुआ है वो प्लग, है ना, अब वो किसी काम का नहीं है, वो यूज़लेस प्लग है। अब उस यूज़लेस प्लग के ऊपर आप कितना भी चाहे पानी डाल लो, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, है कि नहीं। फिर आपके पास जो बिस्लेरी की बॉटल थी उसमें आपने गर्म पानी डाल करके उसका शेप चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उस बिस्लेरी की बॉटल को हम अपने हाथों से क्रश करेंगे, उसको दबाएंगे। तो जैसे क्रश करना मतलब क्या, बेसिकली हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स के एप्लीकेशन के कारण जो बिस्लेरी की बॉटल होगी वो एकदम पिचक जाएगी। वहीं अगर हम बात करेंगे अपने उस प्लास्टिक के इलेक्ट्रिकल प्लग की, है ना, उसको आप कितना भी जोर लगा लो वो चेंज नहीं होगा, उसका जो शेप बना हुआ है वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर आपने ज़्यादा ही फोर्स लगा दिया है, अगर आपने उसको हैमर से जाकर के, हथौड़े से जाकर के मार दिया है तो बात अलग है, तो वो टूट जाएगा लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के प्लास्टिक्स हुए, बिस्लेरी की बोतल भी प्लास्टिक है और जो आपके पास इलेक्ट्रिकल किसी अप्लायंस का जो प्लग है वो भी एक प्लास्टिक है, लेकिन दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ देखो कितनी अलग अलग है। एक है हमारा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, की एक बार जो शेप ले लिया सो ले लिया, अब वो चेंज नहीं होगा, दोबारा हीट नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स हमें मिल ही क्यों रहे हैं, मतलब कि क्यों हमारे पास कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो कि हीट करने पर जितने बार आप उनको हीट करोगे उतने बार वो अपना शेप चेंज कर लेंगे। वहीं हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स हैं जिनको एक बार जो है ना हीट करो और उनका शेप आप परमानेंट कर दो। क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आता है उनके पॉलीमर की चेन्स के स्ट्रक्चर में। मतलब क्या, हम सबको पता है कि जो हमारे प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक आप बोल सकते हो कि पॉलीमर से ही बना है, ठीक है। अब पॉलीमर की तो कई सारी चेन्स होती हैं। पॉलीमर की चेन्स कैसे बनती हैं, मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से। एक मोनोमर ये रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ। तो इस तरीके से कई सारी मोनोमेरिक यूनिट्स मिलके लंबी लंबी चेन्स बना देती हैं और इन लंबी लंबी चेन्स को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अपने थर्मोप्लास्टिक्स की, तो थर्मोप्लास्टिक्स को बनाने के लिए जो पॉलीमर चेन्स जो होती हैं वो आप बोल सकते हो कि उनके बीच में किसी भी तरह की क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। ये क्या हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन का ही एग्जाम्पल ले लो, तो थर्मोप्लास्टिक भी हम बोलते हैं कि ये एक पॉलीमर की चेन है और ये दूसरी पॉलीमर की चेन है, ठीक है। अब इन दोनों ही पॉलीमर की चेन्स के बीच में आप देख सकते हो कि किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है, जैसे कि ये एक पॉलीमर चेन और ये दूसरी पॉलीमर चेन। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस प्लास्टिक को हीट करोगे तो हीट करने के कारण क्या होगा, ये पॉलीमर चेन्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती जाएंगी, स्लाइड करती जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना, तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस ही मैं आपको समझा रही हूँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम बोलते हैं कि जो पॉलीमर की जो चेन्स होती हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। उनके बीच में क्या होती है भाई, क्रॉस लिंकिंग होती है, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखते जाइएगा, ये हो गई क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट करोगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जब आप हीट करवाना चाहोगे तो क्या होगा, ये जो पॉलीमर चेन है, देखो ये ऊपर वाली जो पॉलीमर चेन है वो नीचे वाली पॉलीमर चेन के साथ लिंक्स से जो है जुड़ी हुई है, दोनों ही पॉलीमर चेन्स आपस में लिंक्ड हैं। तो जब आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट करोगे तो ये जो चेन्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों ही चेन्स आपस में लिंक्ड है, तो इनकी जो स्लाइडिंग है ना एक दूसरे के ऊपर वो नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स की, तो उनके बीच में एज सच कोई भी लिंकिंग नहीं होती पॉलीमर चेन्स के बीच में। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, हीट करते हो, तो पॉलीमर चेन्स एक दूसरे के ऊपर जो है ना स्लाइड करने लगती है, यानी कि प्लास्टिक मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने का मतलब ये है कि वो सॉफ्ट हो जाता है और आप उसका कोई भी शेप चेंज कर सकते हो। लेकिन हमारा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉलीमर चेन्स के बीच में इस तरह की क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है। तो आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, बेचारी चेन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड नहीं कर पाती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आपको बोला गया है कि विच
ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स, इनमें से किसके पास, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पीवीसी या ऑप्शन डी पॉलीएस्टर। इन सब में से आपको बताना है कि किसके पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स होंगी। तो भाई मेरे हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बेकेलाइट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बेकेलाइट, है ना। बाकी जितने भी हैं पीवीसी के लिए मैंने आपको बताया था, है ना, पॉलीथिन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन ये तो हमारे थर्मोप्लास्टिक के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है बेकेलाइट, ठीक है। और बेकेलाइट को ही जो है ना हम फर्दर उसका यूज़ करते हैं कुकिंग, हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं यानी कि खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में। वो जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के प्लग की जो मैंने बात करी थी कि आप प्लग के ऊपर कितना भी गर्म पानी डाल दो, कितना भी आप उसको जो है ना फोर्स लगा करके उसको तोड़ने की कोशिश करो, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगेन वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो प्लग है वो किसका बना हुआ है, बेकेलाइट का बना हुआ है। सॉर्टेड। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है कि द सिंथेटिक पॉलीमर विच कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वूल फॉर मेकिंग स्वेटर्स एंड शॉल्स एक्सेट्रा इज। बेसिकली आपको एक ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में बताना है जिसको आप यूज़ कर सकते हो किसके तरह, तो वूल के सब्सटीट्यूट की तरह। यानी कि अगर आपके पास नेचुरल वूल ना हो ना तो आप उस सिंथेटिक फाइबर को जो है यूज़ कर सकते हो। काय के लिए, तो शॉल्स बनाने के लिए, स्वेटर्स वगैरह बनाने के लिए। तो कौन होगा वो, ऑप्शन ए नायलॉन होगा क्या, ऑप्शन बी पॉलीएस्टर होगा क्या, ऑप्शन सी टेरेलीन होगा क्या, या ऑप्शन डी एक्रेलिक होगा। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन डी एक्रेलिक। अगर आपको याद हो तो हमने 4 टाइप के अपने जो है ना सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे और फोर्थ जो लास्ट टाइप था वो किसका था, एक्रेलिक फाइबर्स का ही था। तो एक्रेलिक फाइबर्स के लिए जैसे हम रेयॉन के लिए पढ़ते हैं ना कि रेयॉन क्या होता है, सिल्क का आप बोल सकते हो कि इमिटेशन होता है या सिल्क का लुकलाइक होता है। कहने को तो रेयॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है ना। सिंथेटिक फाइबर रेयॉन को बनाने की जो वजह थी वो बेसिकली यही थी कि जो पहले के ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में जो सिल्क था ना वो काफ़ी महंगा था, आज भी है, नेचुरल सिल्क तो आज भी काफ़ी महंगा है, लेकिन उस समय तो इतना ज़्यादा महंगा था कि केवल जो अमीर लोग होते थे, बहुत ही अमीर लोग, सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते थे। तो ऐसे सिंथेटिक फाइबर को बनाने का लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा, केमिस्ट ने सोचा कि जो कि क्या करे, सिल्क को जो है ना रिप्लेस करे, क्योंकि सब तो सिल्क अफोर्ड कर नहीं सकते। तो बेसिकली हमारे केमिस्ट एक ऐसा फाइबर चाहते थे जो कि सिल्क को जो है ना सिल्क के जैसा ही हो, सिल्क का इमिटेशन हो और थोड़ा सा सस्ता भी हो, अफोर्डेबल भी हो और थोड़ा सा ड्यूरेबल भी हो, क्योंकि सिल्क तो काफ़ी नाजुक होता है। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं कि रेयॉन का फॉर्मेशन हुआ, रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग हुई। वैसे ही जब हम बात करते हैं एक्रेलिक की, तो एक्रेलिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे वो जो वुलन फाइबर हैं, जो आप बोल सकते हो कि जो वुलन फाइबर के इमिटेशन होते हैं या उनके लुक अलाइक होते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप गए हो स्वेटर खरीदने के लिए मार्केट में, अब एक बड़ा सा शोरूम है और एक छोटी सी शॉप है। शोरूम में जब आप गए तो आपको स्वेटर मिल रहे हैं 2000 के, 2500 के, 3000 के। वहीं आप एक छोटी सी शॉप में गए हो, वहाँ पे आपको स्वेटर मिल रहे हैं मुश्किल से 250 रुपये के, 300 रुपये के। तो आप सोच रहे हो कि ये जो शोरूम वाला है ये लूट रहा है बेवजह, इतने महंगे स्वेटर्स दे रहा है, और यहाँ देखो छोटी सी शॉप में 250-300 रुपये के स्वेटर मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि शोरूम वाला जो है वो आपको नेचुरल वूल के बने हुए स्वेटर बेच रहा है और वो जो छोटी शॉप वाला है वो आपको एक्रेलिक फाइबर के बने हुए स्वेटर बेच रहा है। ठीक है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो एक्रेलिक फाइबर्स है ये भी काफ़ी लाइट वेट होते हैं और क्विक ड्राई होते हैं, यानी कि जैसे आप इनको पानी में डालोगे और बाहर निकालोगे तो बहुत जल्दी से जो है ना ये सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और हल्के भी होते हैं और हाँ वार्म भी होते हैं। तो गर्म होते हैं, इसलिए एक्रेलिक फाइबर्स को हम वुलन क्लॉथ्स या वुलन फैब्रिक को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्वेटर और शॉल्स वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक्रेलिक फाइबर्स की, तो अगेन हम सबको पता है कि फाइबर्स इसके बनते हैं, पॉलीमर्स के बनते हैं। ठीक है, और पॉलीमर, इस पॉलीमर को बनाने के लिए जो यूनिट्स लगती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स। तो जब हम बात करते हैं अपने एक्रेलिक फाइबर की, तो अगेन इसको बनाने के लिए यूज़ होगा पॉलीमर, और पॉलीमर को बनाने के लिए यूज़ होंगे मोनोमर्स। तो मोनोमर्स कौन से होते हैं भाई, मोनोमर्स होते हैं अक्राइलो नाइट्राइल,
लिख दिया है मैंने यहाँ पे अक्राइलोनाइट्राइल यूनिट्स, है ना। फाइबर्स बनते हैं पॉलीमर्स के, पॉलीमर्स किससे बनेंगे, मोनोमेरिक यूनिट्स के, यानी कि मोनोमर से। तो एक्रेलिक फाइबर को बनाने के लिए जो पॉलीमर आता है, उस पॉलीमर को बनाने के लिए कौन सी मोनोमेरिक यूनिट्स आती हैं, तो एक्राइलोनाइट्राइल यूनिट्स। अब यही सारी एक्राइलोनाइट्राइल यूनिट्स जो है ना लॉन्ग चेन में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइन होती जाती हैं और एक पॉलीमर बना लेती हैं, और उसी पॉलीमर से फिर एक्रेलिक फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखना, रेयॉन होगा सिल्क का इमिटेशन और एक्रेलिक होगा वूल का इमिटेशन, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी फ्लेक्स, ऑप्शन सी एक्रेलिक या ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है, मैंने आपको बताया था नेचुरल फाइबर्स के बारे में। वैसे देखा जाए तो नेचुरल फाइबर्स आप जूनियर क्लासेस में 6th या 7th में पढ़ के आए हो, है ना, लेकिन फिर भी हमने इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने नेचुरल फाइबर्स के ही बारे में थोड़ी सी बातें करी थी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप के होते हैं नेचुरल फाइबर्स, एक होता है कॉटन, एक होता है फ्लेक्स, एक होता है जूट, है ना, एक होता है सिल्क, वूल, इसके बाद में कोयर वगैरह जो कि कोकोनट की जो हस्क होती है ना, उससे बनाया जाता है। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर ये सब हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं और फ्लेक्स हमारा क्या है, नेचुरल फाइबर है। तो यही पूछा गया था कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, नहीं है मतलब क्या कि वो नेचुरल फाइबर होगा। तो फ्लेक्स इज अ नेचुरल फाइबर, तो ऑप्शन बी होगा हमारे इस सवाल का सही जवाब। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सिंथेटिक फाइबर विच कंटेन्स द ऑर्गेनिक ग्रुप सिमिलर टू दोज विच गिव फ्रूट्स देयर स्वीट स्मेल इज। क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे एक ऐसे सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं जिसके पास क्या होता है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, सिंथेटिक फाइबर जिसके पास एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप है ये किससे सिमिलर है, टू दोज विच गिव फ्रूट देयर स्वीट स्मेल। हम सबको पता है कि हमारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो सिट्रस हो, है ना, या बेरीज हो, जो जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके पास एक ना बहुत ही उनका स्वीट सी स्मेल आती है, यानी कि फ्रूट्स को स्मेल करते ही हमको उनको खाने का मन कर जाता है। तो ये जो स्वीट स्मेल है फ्रूट्स के पास, ये बेसिकली किसके कारण होती है, तो ये होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं भाई, एस्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे पास एक ऐसा जो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो स्वीट आप बोल सकते हो कि स्मेल है, वो किसके कारण होती है, क्योंकि उनके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, एस्टर है। अब एस्टर के हेल्प से बेसिकली ये क्या है, एस्टर एक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसी एस्टर के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर भी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए चाहिए क्या भाई, पॉलीमर चाहिए। पॉलीमर किससे बनेगा, मोनोमर से बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत सारे मोनोमर्स लेकर के आ जाते हो, ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स लेकर के आ गए और इन मोनोमर्स के साथ आपने यही एस्टर ग्रुप जो है अटैच कर दिया है। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो, फ्रूट्स को स्वीट स्मेल देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टर। अब इसी एस्टर से हम एक सिंथेटिक फाइबर बनवाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो आप कई सारे यहाँ पे मोनोमर्स लेकर के आ गए हैं। अब इन सभी मोनोमर्स के साथ जो है ना आप क्या अटैच कर दो, एक एस्टर ग्रुप अटैच कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं हर मोनोमेरिक यूनिट के साथ एक एस्टर ग्रुप अटैच कर रही हूँ, यहाँ भी और इधर भी कर लेते हैं और इसके साथ भी। अब क्या होगा, पॉलीमर बनाना है, पॉलीमर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोनोमर को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये दोनों मोनोमर्स जो होते हैं आगे पीछे वाले, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन तो होते हैं, ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, इसी एस्टर ग्रुप के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन कैसे, एस्टर ग्रुप के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी हमारे पास आगे मोनोमर्स हैं उन सभी को हम एस्टर ग्रुप के थ्रू ही लिंक करेंगे। तो ये दोनों आपस में कैसे जोड़ेंगे, इस एस्टर ग्रुप के थ्रू। ये दोनों आपस में कैसे जोड़ेंगे, ये वाले एस्टर ग्रुप के थ्रू। ये दोनों कैसे जोड़ेंगे, ये वाले एस्टर ग्रुप के थ्रू। और ये दोनों कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हर एक मोनोमेरिक यूनिट के पास एक एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट है।
इस एडिशनल ग्रुप का नाम क्या है? एस्टर है। और सभी मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में लिंक तो हुई, लेकिन कैसे हुई? इसी एडिशनल ग्रुप एस्टर के थ्रू हुई। तो हमारे जो मोनोमर्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं, और मोनोमर्स की ज्वाइनिंग के कारण क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है। तो आपके सामने क्या आ गया है? आपके सामने आ गया है एक पॉलीमर। लेकिन इस पॉलीमर की खास बात क्या है? इस पॉलीमर की खास बात यह है कि इसके पास बहुत सारे एस्टर हैं। ये रहा एस्टर, ये एस्टर, ये और ये। तो इस पॉलीमर के पास बहुत सारे एस्टर हैं। और जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत सारी होती है तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? याद करो, मैंने आपको बताया था हम यूज़ करते हैं पॉली, है ना। मोनो मतलब क्या होता है? 1, डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3। सिमिलरली जब हमारे पास बहुत सारे कोई ग्रुप्स आ चुके हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे? पॉली। तो पॉली और कौन सा ग्रुप बहुत ज़्यादा है? एस्टर, तो पॉली एस्टर। ठीक है, तो इस पॉलीमर का नाम ही क्या बन गया? इस पॉलीमर का नाम बन गया पॉलीएस्टर। और इसी पॉलीएस्टर का दूसरा नाम क्या होता है? इस पॉलीएस्टर का दूसरा नाम होता है टेरिलीन। क्या नाम होता है भाई? टेरिलीन नाम होता है। तब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये पूरा समझा तो दिया, लेकिन ऑप्शन में तो पॉलीएस्टर है ही नहीं। नायलॉन है, एक्रेलिक है, टेरिलीन है, रेयॉन है। तो यहाँ पे अगेन आपसे जो है ना आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या बच्चे को पूरा का पूरा कंसेप्ट पता है, याद है कि नहीं, कि पॉलीएस्टर को ही हम क्या कहते हैं? टेरिलीन कहते हैं। पॉलीएस्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1941 की बात है, और 2 ब्रिटिश केमिस्ट थे, और उन्होंने जो है पॉलीएस्टर नाम के एक फाइबर को, सिंथेटिक फाइबर को जो है ना आप बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चर किया था या सिंथेसाइज किया था। फिर 1970s के आते आते पॉलीएस्टर के बने हुए फैब्रिक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे लोगों में। एक मैजिकल सूट या मिरेकल सूट के नाम से जो है ना एक पॉलीएस्टर का सूट काफ़ी जो है ना फेमस हुआ था। बोला गया था कि 68 डेज़ तक इस सूट को रेगुलरली पहना गया है, पूरे टाइम पहना गया है, और बिना किसी आयन वगैरह के, यानी कि उस पर किसी भी तरह की कोई प्रेस वगैरह नहीं करी गई है। लेकिन फिर भी लगातार 68 डेज़ तक पहनने के बाद भी ये मैजिकल सूट जो है अभी भी कैसा था? प्रेजेंटेबल था, है ना। उसमें किसी भी तरह का कोई श्रिंकेज नहीं हुआ था, कोई रिंकल्स वगैरह नहीं पड़े हुए थे। तो लोगों को ये सूट काफ़ी पसंद आया कि भैया ये अच्छा सूट है, इस पे तो किसी भी तरह की मेंटेनेंस ही नहीं चाहिए है, धो भी दोगे तो रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, है ना, आयनिंग की ज़रूरत भी नहीं है, और काफ़ी ड्यूरेबल है, लगातार 68 डेज तक पहना गया है, तो ये काफ़ी अच्छा सूट है। और इसका जो अपीयरेंस था वो कैसा था? प्लास्टिक लाइक अपीयरेंस था, यानी कि काफ़ी शाइनी था, काफ़ी ग्लॉसी था। 70s और 80s की मूवीज़ अगर आप कभी आप लोगों ने देखी हो तो उस ज़माने के जो हमारे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस होती थी वो इसी तरह के पॉलीएस्टर के बने हुए सूट वगैरह, कपड़े वगैरह पहनते थे। तो वो काफ़ी शाइनी, काफ़ी ग्लॉसी हुआ करते थे। तो वो क्यों? क्योंकि वो पॉलीएस्टर के बने होते हैं। ठीक है, तो पॉलीएस्टर का ही दूसरा नाम है क्या? टेरिलीन। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको पॉलीएस्टर की बता दी है, समझा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, टेरिलीन। चलो, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम याद रखना, वो है एस्टर, और एस्टर ही हम बोलते हैं कि फ्रूट्स को, जो भी फ्रूट्स होते हैं उनको उनकी स्वीट स्मेल जो है प्रोवाइड करता है। चलो, अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, दिस वन इज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मैन मेड फाइबर है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। याद रखिएगा ये टर्म्स कि मैन मेड फाइबर्स मतलब क्या? सिंथेटिक फाइबर की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो आप हमारे पास एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा है वो किसी पेट्रोकेमिकल्स यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नहीं ऑब्टेन किया गया है। कौन है वो सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर? ऑप्शन ए, क्या वो पॉलीएस्टर है? ऑप्शन बी, क्या वो नायलॉन है? ऑप्शन सी, इज इट रेयॉन? या ऑप्शन डी, इज इट एक्रेलिक? तो आपको बताना है। देखो, अगर हम बात करेंगे अपने रेयॉन की, है ना, तो इसको तो सबसे पहले जो है ना आप बाहर ही निकाल दो। क्यों बाहर निकाल दो? क्योंकि रेयॉन किससे बना होता है? बेसिकली रेयॉन को बनाने के लिए जो आप बोल सकते हो कि जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है वुड पल्प से, है ना।
वो कहाँ से मिलता है? वुड पल्प से। वुड पल्प में होता क्या है? वुड पल्प में होता है सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज कहाँ से आता है भाई? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं, उन प्लांट्स के पास अपने सेल्स होते हैं जिनको हम प्लांट सेल्स कहते हैं। प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आप प्लांट से मिलने वाले किसी भी पार्ट को चूज़ करोगे, आपने उसकी रूट्स को चूज़ किया है, उसके स्टेम को, उसकी लकड़ी को, उसके ब्रांचेस को चूज़ किया है, तो उसके हर एक पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल ही प्रेजेंट होंगे। प्लांट सेल होगा मतलब क्या? सेल वॉल होगी। सेल वॉल को होने का मतलब क्या है? कि उसमें सेल्यूलोज होगा। अब ये जो हमने वुड पल्प ऑब्टेन किया है, ये भी तो किसी ट्री से ही किया होगा ना, तो नेचुरली उसके पास क्या होंगे? सेल वॉल होंगे, है ना, यानी कि प्लांट सेल होंगे और सेल वॉल में सेल्यूलोज होगा। तो वुड पल्प से हमको क्या मिल जाता है? सेल्यूलोज मिल जाता है, और इसी सेल्यूलोज को फिर फर्दर जो है ना केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है, और तब जाके क्या बनता है? रेयॉन फाइबर बनता है। इसलिए ना ही इसको हम कम्प्लीटली सिंथेटिक कहते हैं और ना ही ट्रूली नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो हमसे अभी क्या पूछा गया था कि आपको एक ऐसा सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर बताना है जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो किसी पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन नहीं किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब तो मुझे ऑप्शन सी रेयॉन ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि रेयॉन ही तो है एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो किसी पेट्रोकेमिकल से नहीं बना है, किसी पेट्रोकेमिकल से नहीं आया है, वो तो इनफैक्ट किससे बना है? सेल्यूलोज, यानी कि एक प्लांट प्रोडक्ट से ही बना है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे पॉलिएस्टर की, नायलॉन की, एक्रेलिक की, तो इन सब को बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स को यूज़ किया गया है। इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उसको, है ना, पेट्रोकेमिकल्स में हम बोलते हैं कि ऑयल आता है, कोल आता है, वाटर आता है, एयर आता है, तो ये सब पेट्रोकेमिकल्स हैं और इन पेट्रोकेमिकल से ही रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं और उन्हीं रॉ मटेरियल से फिर पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक बनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी रेयॉन। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन द किचन कैच फायर accidentally causing severe burns, the person is most likely wearing clothes made of। हुआ क्या कि एक पर्सन था और वो एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहन के जो है किचन में काम कर रहा था और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटली आग लग गई, और आग लगने के कारण हुआ क्या? बेसिकली उस पर्सन को जो है सीवियर बर्न्स हुए, काफ़ी ज़्यादा वो जल गया। तो वो जो पर्सन है वो किस टाइप के कपड़े पहना हो सकता है? ऑप्शन ए फ्लेक्स, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी टेरेलिन, टेरिलेन नहीं होगा, ये टेरेलिन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी टेरेलिन या ऑप्शन डी कॉटन। कौन सा हो सकता है वो सिंथेटिक कपड़ा? तो बेसिकली मुझे इस सवाल का सही जवाब लग रहा है क्या? ऑप्शन सी टेरेलिन। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे कॉटन और फ्लेक्स की, तो ये दोनों तो नेचुरल फाइबर से मिलने वाले कपड़े हैं, है ना, और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो आप बोल सकते हो कि इतने जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। जल तो वो भी जाते हैं लेकिन इतने जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। और अगर हम बात करेंगे रेयॉन और टेरेलिन की, तो मैंने आपको बताया था कि रेयॉन और टेरेलिन में से जो टेरेलिन होता है, यानी कि वही अगेन पॉलिएस्टर, ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ता है। बोला जाता है कि जो 100% पॉलिएस्टर के जो बने कपड़े होते हैं, उन 100% पॉलिएस्टर के बने कपड़ों को के लिए बोला जाता है कि कभी भी उनको पहन के किचन में काम करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। आग पकड़ने के कारण क्या होगा? जो बेसिकली केमिकल से ही तो बने होते हैं ना, तो केमिकल्स हमारे कितनी जल्दी आग पकड़ते हैं, तो पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़े जल्दी आग पकड़ लेते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, और मेल्ट होने के बाद में जिस पर्सन ने उसको पहना हुआ है उसी के बॉडी पे जाकर के चिपक जाते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि जली हुई कोई चीज़ अगर किसी की स्किन पर आकर के चिपक जाएगी तो कितना ज़्यादा जो है ना जलेगा, कितने सिवियर बर्न्स हो सकते हैं। तो इस सवाल में यही बोला गया था कि एक पर्सन जो है ना पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहना हुआ है और किचन में काम कर रहा है और एक्सीडेंटली आग लग गई है और हम बोलते हैं कि काफ़ी सिवियर बर्न्स हुए हैं। तो किस टाइप का कपड़ा वो पहने हो सकता है? तो डेफिनेटली इसका जवाब होना चाहिए टेरेलिन। माना टेरेलिन बड़ा अच्छा होता है ना, शाइनी होता है, ग्लॉसी होता है, अफोर्डेबल होता है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसके अलावा लो मेंटेनेंस होता है, क्विक वॉश होता है, कि क्योंकि बेसिकली ये पानी को जो है रेजिस्ट करता है टेरेलिन या पॉलिएस्टर। जैसे आप इसको धोगे और पानी अंदर तो जाएगा नहीं, ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर ऊपर जो पानी रहेगा वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है।
भले ही आप इसको सन ड्राई ना करो, ऐसी घर के अंदर जो है ना पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़ों को धो करके टांग दो, वो हवा से ही जो है सूख जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अपने कॉटन वगैरह की, तो कॉटन के कपड़े तो ऐसा होता है कि एक ड्रॉप भी अगर पानी पड़ गया कॉटन के कपड़े के ऊपर तो वो इतना बड़ा सा पैच में जो है फैल जाता है। तो जब हम बात करते हैं पॉलिएस्टर की, तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं, है ना। और क्विक ड्राई हो जाता है, लो मेंटेनेंस है, किसी आयनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं पड़ते, जब आप इसको धोते हो तो कोई रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। श्रिंकेज नहीं होता है, कॉटन के कपड़े तो ऐसे होते हैं कि एक बार धो ले और उनका थोड़ा बहुत तो जो ना वो श्रिंक होते ही होते हैं, तो कोई श्रिंकेज नहीं होता, कोई रिंकल्स नहीं होते, लाइट वेट है ना, सस्ता है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो 100% पॉलिएस्टर के बने जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। एक और चीज़ ये है कि समर सीज़न के टाइम पे टेरिलीन या पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़ों को पहनना थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो फाइबर्स होते हैं, टेरिलीन या पॉलिएस्टर के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। तो पतले होने के कारण क्या होता है, जब आप उन पतले फाइबर्स से फैब्रिक बनाते हो तो वो जो फैब्रिक है वो काफ़ी स्मूथ बनता है। और स्मूथ बनने के कारण बेसिकली फाइबर्स पतले होंगे तो उनसे जो फैब्रिक बनेगा वो काफ़ी स्मूथ होगा। लेकिन फाइबर्स इतने पतले होते हैं कि उनके बीच में जो है ना ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती हैं। फाइबर्स के बीच में जब आप फैब्रिक बन के तैयार हो जाता है, उस फैब्रिक में पोर्स नहीं होते हैं। और पोर्स ना होने के कारण क्या होता है कि जो भी पसीना वगैरह हमको समर सीज़न में आता है वो स्वेट जो है पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़े अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और अगर अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो एवेपोरेट नहीं होंगे तो हमको ठंडा जो फीलिंग आती है यूजुअली कॉटन के कपड़ों को पहनने पर वो नहीं आएगी। इनफैक्ट पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़े अगर हमने समर सीजन में पहन लिए तो भैया आफत ही हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि मत ही जो है ना पॉलिएस्टर के कपड़े पहनो। या हम क्या करते हैं, आजकल मार्केट में पॉलिएस्टर और कॉटन मिक्स फैब्रिक आने लगे हैं, है ना, जिसको हम पॉलीकॉट भी कहते हैं। तो थोड़ा सा पॉलिएस्टर होता है और थोड़ा सा कॉटन होता है, तो वो फिर भी बेटर है। ऐसे ही पॉली वूल भी आती है, यानी कि पॉलिएस्टर थोड़ा सा और वूल थोड़ी सी। तो पॉली वूल और पॉलीकॉट टाइप के आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन के फैब्रिक्स भी मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए भाई? टेरिलीन यानी कि पॉलिएस्टर। 100% जो पॉलिएस्टर है वो काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है, प्लस हम बोलते हैं कि ये ब्रीदेबल भी नहीं होता है, इसमें हम सांस नहीं ले सकते हैं, बहुत गर्मी लगती है। चलो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? इनमें से टोटल आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी मेलामाइन या ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड, या इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PVC। तो आपको बताना है चारों में से कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि हीट करोगे, मेल्ट करोगे, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद में आप उसका शेप चेंज कर सकते हो, फिर से उसको जो है ना ठंडा करोगे, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़ दोगे। अब इस सॉलिडिफाइड प्लास्टिक को फिर से आप हीट करके मेल्ट करा सकते हो और उसको सॉफ्ट कर सकते हो और उसका शेप जो है चेंज कर सकते हो। तो शेप चेंज होने की जो प्रोसेस है ये चलती जाती है किसमें? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में। तो कौन सा ऐसा चारों ऑप्शंस में से आपको पॉलीमर समझ में आ रहा है जिसके शेप को आप चेंज नहीं कर सकते हो? तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या? ऑप्शन सी मेलामाइन। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ना कि वो एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है कौन? हमारा मेलामाइन। और मेलामाइन के लिए हम बोलते हैं बेसिकली कि ये फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है। फेमस होता है मेलामाइन फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक के नाम से, है ना। और टाइल्स वगैरह के फॉर्मेशन के लिए और कई तरह के चीज़ों के लिए जो है मेलामाइन को यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर है आप सभी को? तो कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन सी मेलामाइन, जो कि है फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द मैन्युफैक्चर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। अब आपके सामने कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है एक ऐसा प्लास्टिक जिसको हम इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास टेफ्लॉन, ऑप्शन बी है आपके पास मेलामाइन, ऑप्शन सी है आपके पास PET या ऑप्शन डी है आपके पास बेकेलाइट। तो आपको क्या लगता है कि कौन से प्लास्टिक को
आप जो है ना यूज़ करके इलेक्ट्रिक स्विचेस बना सकते हो। भी बड़ी आसान सी बात है। जब हम इलेक्ट्रिक स्विचेस का फॉर्मेशन या उसको हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक स्विचेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विचेस जो है ना जब हम अच्छे से लगाएं तो आसानी से वो टूटे ना, कि बच्चे जो है ना घर पे बैट बॉल खेल रहे हैं और एक बॉल जाकर के पड़ी स्विच के ऊपर और वो टूट गया। ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्विचेस के ये थोड़ा सा क्या हो, ड्यूरेबल हो, लंबा चले, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो। प्लस हम ये भी चाहते हैं कि इनको छूने के बाद जो है ना हमको बिजली का झटका ना लगे, किसी भी तरह का शॉक ना लगे, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हो वो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ना करें, हम तक ना पहुँचाएँ, है ना। तो इलेक्ट्रिक स्विचेस से आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने के लिए जो भी प्लास्टिक यूज़ होता है, उस प्लास्टिक से आप दो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। दो आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए हैं, एक कि वो थोड़ा सा ड्यूरेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, प्लस हम बोलते हैं कि वो कैसा हो, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ना करे। तो ये दोनों ही क्वालिटीज़ किस में आपको मिल जाती है, बेकेलाइट में मिल जाती है, और इसीलिए बेकेलाइट को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह बनाने के लिए। इतना क्लियर है आप सभी को? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, बेकेलाइट। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द प्लास्टिक विच इज़ कोटेड ऑन द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन टू मेक द फायर रेजिस्टेंट। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारा जो मेलामाइन होता है ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक के नाम से फेमस है कि ये बिल्कुल भी जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनको तो भैया उनका तो उनका काम ही यही है, उनकी ड्यूटी ही यही है कि जहाँ आग लगे वहाँ जा कर के उस आग को बुझाना, यानी कि उनका आग से, फायर से कांटेक्ट तो जो है डेली बेसिस पे होता ही होता है। तो उनकी जो हमारे फायर फाइटर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर एक यूनिफॉर्म होती है ना। अब उनको आग में घुस कर के आग को बुझाना भी है, आग में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू भी करना है, तो हो सकता है कि उनकी जो यूनिफॉर्म हो वो आग पकड़ ले, है ना। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि यूनिफॉर्म ही जो है ना आग पकड़ जाएगी, तो हमारे जो फायर फाइटर हैं उनके लिए तो ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है फायर फाइटर्स की, उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग कर देते हैं जिसके कारण जो यूनिफॉर्म्स हैं वो जल्दी आग ना पकड़े। तो कोटिंग करने के लिए हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए, एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि कैसा हो, फायर रेजिस्टेंट हो। तो भाई मेलामाइन से अच्छा और कौन हो सकता है? मैंने आपको बताया ना कि मेलामाइन फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक के नाम से फेमस है। तो हम अपने फायर फाइटर्स की यूनिफॉर्म के ऊपर मेलामाइन की कोटिंग कर देते हैं, जिसके कारण उनकी जो, जब वो आग बुझाने का काम करते हैं या किसी को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, तो उनकी यूनिफॉर्म जल्दी से आग नहीं पकड़ती है, और अगर आग नहीं पकड़ेंगी तो उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी सेफ हो जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, मेलामाइन। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसमें से कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है? ऑप्शन ए मेलामाइन, ऑप्शन बी टेरिलीन, ऑप्शन सी पॉलीथीन, या ऑप्शन डी बेकेलाइट। भाई पॉलीथीन और टेरिलीन के बारे में तो क्या ही बोलें, सबसे आगे होते हैं आग पकड़ने के नाम पर, है ना। और जैसे ही आग पकड़ते हैं तुरंत से हम बोलते हैं कि मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी जो है ना आग पकड़ लेता है, और जैसे आप पॉलीथीन में आग लगाते हो तुरंत ही जो है ना पॉलीथीन मेल्ट होने लगती है। टेरिलीन भी हम बोलते हैं कि उसी कैटेगरी का है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन की, तो ये पहली बात तो इतने जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि आप इनको कितना भी हीट करोगे इनका शेप जो है आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलीमर्स के बने होते हैं, तो इनकी जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। तो ऑप्शन ए और डी क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए और डी यानी कि मेलामाइन और बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, इनमें से कौन से प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हो? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक सॉकेट को आप रिसाइकिल कर सकते हो, ऑप्शन बी पॉलीथीन बैग को आप रिसाइकिल कर सकते हो, ऑप्शन सी पीवीसी पाइप को क्या आप रिसाइकिल कर सकते हो, या ऑप्शन डी ऐश ट्रे को क्या आप रिसाइकिल कर सकते हो। हाँ, जो हमारा मेलामाइन होता है ना, मेलामाइन होता है
उसको एश ट्रे वगैरह बनाने में भी हेल्प मतलब उसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो फ्लोर टाइल्स होती हैं उसको बनाने के लिए और एश ट्रे वगैरह बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि एश ट्रे में क्या होता है कि गरम गरम सिगरेट के जो बड्स होते हैं वो डाले जाते हैं। तो अगर आपकी जो एश ट्रे है वो सपोज़ ऐसे प्लास्टिक की बनी हुई है कि जो जल्दी आप पकड़ लेता हो या ज़रा सी हीट के कारण क्या हो वो मेल्ट हो जाए, तो क्या होगा, जितने बार सिगरेट्स के बड्स एश ट्रे में डाले जाएंगे उतने बार वहाँ से जो है एश ट्रे अपना जो शेप है वो चेंज कर लेगी या उसमें होल्स हो जाएंगे बेसिकली। तो मेलामाइन जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फायर रेजिस्टेंट होता है, आग नहीं पकड़ता है, तो मेलामाइन की ही बनी हुई एश ट्रेज यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मेलामाइन का एक और एप्लीकेशन जो है बता दिया है। तो इनमें से कौन से प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हो? रिसाइकिल देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया कि रिसाइकिल आप उन्हीं प्लास्टिक्स को कर सकते हो जिनके पास ये क्वालिटी होती है कि वो अपना शेप चेंज कर लें, है ना। अब आपके पास इलेक्ट्रिक सॉकेट है या आपके पास एक इलेक्ट्रिक स्विच है, अब आप उसको कितना भी हीट कर रहे हो वो मेल्ट हो ही नहीं रहा है, वो अपना शेप चेंज कर ही नहीं रहा है। ज़्यादा अगर आपने उस पर प्रेशर लगा दिया कि हमने क्या करा, उसको हथौड़े से मार दिया, तो वो टूट जाएगा लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से आपको क्या लगता है कि रिसाइकलिंग पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई चीज़ मेल्ट ही नहीं करेगी, जब कोई चीज़ सॉफ्ट ही नहीं होगी, तो आप उसको कैसे रिसाइकल करके उसको रीशेप कर सकते हो? सिमिलरली अगर हम बात करेंगे मेलामाइन की, तो मेलामाइन भी हम बोलते हैं कि ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। हीट का कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता है, कितने बार भी जो है ना आप इसको हीट कर लो, एक बार जब ये फॉर्म हो रहा होता है, एक बार हीट करने पर ये एक डेफिनेट परमानेंट शेप ले लेता है, इसके बाद में शेप चेंज नहीं होगा। तो जब तक कोई चीज़ अपना शेप भी चेंज नहीं करेगी तब तक वो रिसाइकिल कैसे हो सकती है? तो अगर हम बात करेंगे एश ट्रे की जो कि मेलामाइन से बनी हुई है, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सॉकेट की जो कि बेकेलाइट से बना हुआ है, ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं और इसलिए इनका जो रिसाइकलिंग है वो पॉसिबल नहीं होती है। वही अगर हम बात करेंगे पॉलीथीन बैग की, वही अगर हम बात करेंगे अपने पीवीसी पाइप की, तो ये दोनों कैसे होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और जब आप इनको हीट करते हो, जितने बार हीट करोगे उतने बार जो है ना मेल्ट हो जाएंगे। तो अच्छी बात है ना। सपोज़ आपके पास एक पॉलीथीन बैग है, अब आपने जो है ना उसका यूज़ आपको नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको रिसाइकिल करने के लिए डाल दोगे। वैसे आपके पास एक पीवीसी का पाइप है, वो आपके लिए यूज़लेस है, आप उसको डाल दोगे रिसाइकिल होने के लिए। वो दोनों चीज़ें फैक्ट्रीज़ में जाएंगी, उनको जो है ना प्रेशर दिया जाएगा, मेल्ट करवाया जाएगा, हीट किया जाएगा, वो दोनों मेल्ट हो जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लास्टिक के फॉर्म्स में। इसके बाद में उस मेल्टेड प्लास्टिक से जो है कोई दूसरी चीज़ बना दी जाएगी। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग हो पाई किसकी? पीवीसी पाइप और पॉलीथीन बैग की। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी और सी सही है। तो कौन सा ऑप्शन बता रहा है? ऑप्शन बी। तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी एंड सी, यानी कि पॉलीथीन बैग और पीवीसी पाइप को जो है आप रिसाइकिल कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस ये था हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इन सभी क्वेश्चन से मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कहीं ना कहीं हमने चैप्टर ही क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। अब इस चैप्टर के एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं, उनको हम कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कवर। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होते हैं नोट्स भी available. So do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching. Hello everyone. आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आखिर ये बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये मटेरियल्स हमको मिलते कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं कि आखिर ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहाँ मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना सबसे पहले हमको अपने अपने घरों के जो डस्टबिन्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम डस्टबिन्स जाके कौन ऑब्जर्व करता है।
जी हाँ भाई, हमें करना होगा। आफ्टर ऑल वी आर साइंस स्टूडेंट्स। तो साइंस स्टूडेंट्स को ना अपने आसपास जितनी भी चीज़ें चलती रहती है ना, उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी हम चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घरों के जो डस्टबिन्स होते हैं उनको अब हमें थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे घरों के जो डस्टबिन्स होते हैं ना, उन्हीं में हमको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स मिलते हैं। कैसे? तो चलो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखा जाए तो डेली बेसिस पे हम अपने डस्टबिन में कई तरह की चीज़ें जो हैं फेंकते हैं, यानी कि कई चीज़ों को हम थ्रो करते हैं। ऐसी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है जो हमारे लिए यूज़लेस हो, किसी काम की ना हो, तो उन चीज़ों को हम अपने घर के डस्टबिन में फेंक देते हैं। बेसिकली उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ममा आपके लिए जो है लंच रेडी कर रही हैं या डिनर रेडी कर रही हैं या ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हैं, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ वेजिटेबल्स को चॉप किया है। तो वेजिटेबल्स के जो पील निकलते हैं, यानी कि जो छिलके वगैरह निकलते हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया। आपने फ्रूट खाया है कोई, तो फ्रूट के जो छिलके हैं वो किसी काम के नहीं हैं, उनको हमने डस्टबिन में थ्रो कर दिया। इसके अलावा घर में चाय बनी है, तो चाय की जो चाय पत्ती होती है, चाय बनने के बाद वो चाय पत्ती यूज़लेस होती है, उसको जो है ना हमने अपने डस्टबिन में थ्रो कर दिया। इसके बाद में हम जो है पढ़ाई करने के लिए बैठे, पढ़ाई करते करते हमको रियलाइज़ हुआ कि यार पेंसिल तो बिल्कुल भी शार्प नहीं है। अब हमने क्या किया, पेंसिल को शार्पनर से शार्प किया, तो जो उसका छिलका निकला, जो पील निकला, वो हमने डस्टबिन में थ्रो कर दिया, वो किसी काम का नहीं था ऑब्वियसली। फिर इसके बाद में हम गए हैं वीडियो गेम खेलने के लिए। ठीक है, वीडियो गेम हमने जब खेला तो हमको रियलाइज़ हुआ आज रिमोट ठीक से काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो किसी ने बोला कि हो सकता है कि सेल वीक हो गए हों, बैटरी वीक हो गए हों। तो वो जो ख़राब बैटरी है, वो जो सेल है, वो किसी काम का नहीं है, उसको हमने डस्टबिन में अपने थ्रो कर दिया। इसके अलावा बल्ब जो है वो प्रॉपर्ली जल नहीं रहा है, या ट्यूबलाइट जलते जलते बंद हो गई, तो बोला कि भाई लगता है फ्यूज़ हो गया है बल्ब, या ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो गई है, तो उस फ्यूज़ ट्यूबलाइट और बल्ब को भी हमने अपने डस्टबिन में जा कर के फेंक दिया, है ना। आपको आज शौक चढ़ा है कि आज हम अपनी मम्मा की हेल्प करेंगे घर के काम में, डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग के लिए जो आप डस्टर यूज़ करते हो, जो कपड़ा यूज़ करते हो, वो डस्टिंग करते करते ख़राब हो गया। अब आपने सोचा कि कौन इस गंदे कपड़े को धोए, इससे अच्छा इसको फेंक देते हैं। तो वो ख़राब कपड़ा हमने जो है डस्टबिन के अंदर डाल दिया। तो इतने सारे मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल्स दिए। उन सभी एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि डेली बेसिस पे हम कई सारी चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं। वो वाली चीज़ें जो हमारे लिए यूज़लेस नहीं होती हैं, उनको हम अपने डस्टबिन में ले जा कर के फेंक देते हैं, है ना, थ्रो कर देते हैं। अब जो भी चीज़ें आपने अपने डस्टबिन के अंदर डाली है, इनफैक्ट जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, यानी कि रात में खाना बचा, सुबह सबने मना कर दिया कि नहीं हमको रात का खाना नहीं खाना, तो जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो भी हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें हमने अपने डस्टबिन के अंदर डाली है एक दिन के अंदर, उन सभी चीज़ों को, उन सभी मटेरियल्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। क्या बोला मैंने? मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो भी चीज़ें हमने एक दिन के अंदर अपने घर के डस्टबिन में डाली हैं, उन सभी मटेरियल्स को, उन सभी आइटम्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और दूसरे होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हमको कहाँ हम देख सकते हैं। इनको कोई एग्जॉटिक चीज़ नहीं है कि हमको किसी पर्टिकुलर जगह जा कर के ही जो है ना इन चीज़ों को देखने को मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हम अपने घर में ही देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट इनको हम यूज़ ही करते हैं। जब ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं तो हम इनको यूज़ करते हैं, जब यूज़लेस हो जाते हैं तो इनको हम थ्रो कर देते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि कहाँ ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये आता है कि ये आखिर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती क्या हैं, मटेरियल्स होते क्या हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन तो होनी चाहिए। तो देखो इधर पे, a material which gets decomposed through natural processes such as the action of bacteria is called biodegradable materials। यानी कि वो वाले हमारे materials जो कि नेचुरल जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू डिकम्पोज हो जाए, उन्हें हम कहते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है। अब नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है और वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो रहा है। यानी कि नेचुरल प्रोसेस मतलब क्या कि हमारे वो जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजिंग फंजाई वगैरह, या एक्शन ऑफ सनलाइट, इन सब नेचुरल चीज़ों से आपका जब कोई मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है, जब वो अपने सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है,
तो उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो है, दोनों टाइप की चीज़ें आपको आपके डस्टबिन के अंदर ही देखने को मिल सकती हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्लांट वेस्ट, ठीक है, जैसे कि सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, फॉलन लीव्स। आपके पास आपके घर में खूब सुंदर सा एक छोटा सा गार्डन है, प्यारा सा, है ना, वहाँ पे आपने कुछ पौधे लगा के रखे हैं। अब पौधे हैं तो कुछ लीव्स जो है ना उनकी बूढ़ी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, ओल्ड होकर के वो नीचे गिर जाती हैं, तो वो गिरी हुई फॉलन लीव्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा। इसके अलावा एनिमल वेस्ट, है ना, आपके घर में आपका कोई पेट है और पेट ने जो है ना, आप बोल सकते हो कि उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो, इसके अलावा वो भी आपने डस्टबिन में अंदर डाला है। इसके बाद में पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, जूट, वुड आर ऑल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये सब कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सभी चीज़ें हम कभी ना कभी तो अपने घर के डस्टबिन में डालते ही डालते हैं, कभी ना कभी इनको हम थ्रो करते ही हैं। कोई कॉटन का कपड़ा हो गया, कोई वुलन का कपड़ा हो गया, जूट मतलब कि सुतली, है ना, सुतली हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, सब्जी और फ्रूट्स के छिलके हो गए। इसके अलावा डेड प्लांट्स, या कोई पौधा सूख गया या पौधे की कुछ सूखी हुई पत्तियां हैं वो, इसके अलावा रात का खाना बच गया है, लेफ़्ट ओवर फूड वगैरह है, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं। यानी कि ये वो चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप छोड़ दोगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पीरियड के लिए, तो ये नेचुरली जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, या एक्शन ऑफ सनलाइट, इन सब के कारण जो है ये नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी कि अपने सिंपलर फॉर्म्स में या सिंपलर आप बोल सकते हो कि सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मिलती जुलती चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी? अपने फर्स्ट, इनफैक्ट सेकेंड चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के चैप्टर में भी हमने देखा था कि किस तरीके से देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी तो वो इम्प्रूव करेंगे ही, साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में भी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर ये जितना भी वेस्ट निकल रहा है, एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, हमारे घरों से निकलने वाला जो छिलके वगैरह हैं, और सब्ज़ी है या लेफ़्ट ओवर फूड है, आखिर अल्टीमेटली अगर ये जाएंगे कहाँ? ये सब चीज़ें हम बोलते हैं कि मिट्टी में ही जाएंगे। अब अगर सॉइल में हमारे पास डिकम्पोजर्स ना हो, डिकम्पोजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स ना हो, तो इन सब चीज़ों को डिकम्पोज करेगा कौन? अगर ये सभी टाइप का वेस्ट, ये सभी टाइप के मटेरियल्स जो हैं डिकम्पोज नहीं होंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हो, हमारे घर से जो है ना एक डस्टबिन भर के रोज़ कचरा जो है हम फेंकते हैं। अब हमारे जो पड़ोसी हैं वो हो सकता है कि हमसे और ज़्यादा कचरा फेंकें, है ना, उनके घर के जो पड़ोसी होंगे वो हो सकता है कि और ज़्यादा कचरा फेंके। तो एक घर से ही जब काफ़ी सारा कचरा निकलता है, और तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से पूरे एक कॉलोनी, या कॉलोनी छोड़ो, पूरे एक सिटी से कितना सारा जो है वेस्ट आप बोल सकते हो कि एक दिन के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब इस वेस्ट को प्रॉपरली हमारे डिकम्पोजर्स डिकम्पोज ना करें, तो ये सभी पूरा का पूरा जो वेस्ट हो वो कहाँ आ जाए? हमारे घर के सामने ही फैलता जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कितनी गंदगी हो सकती है ना। तो हमारे जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेफिनेटली क्या करते हैं? इन सभी चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, सिंपलर फॉर्म्स में जो है कन्वर्ट कर देंगे, और यही सिंपलर फॉर्म्स कहाँ चले जाते हैं? सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बन के। भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इनमें क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, एनिमल वेस्ट, है ना, कॉटन क्लॉथ ले लो, वुलन क्लॉथ ले लो। अगेन जैसे कि हमने पढ़ा है अपने इसी चैप्टर में कि कॉटन के कपड़े हो गए, वुलन के कपड़े हो गए, या जो जूट वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं, है ना, और प्लांट और एनिमल से ही ये ऑब्टेन किए जाते हैं। तो डेफिनेटली इनके अंदर भी क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के एग्जांपल में लिखी हैं, ये सभी ऑर्गेनिक मैटर में रिच हैं। तो जब डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज करते हैं, तो इन सभी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर अपने सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यही सिंपलर फॉर्म्स जाकर के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो हुआ क्या? सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर आ गया, सॉइल में ह्यूमस आ गया, सॉइल फर्टाइल हो गई, एट द सेम टाइम हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। कैसे? अगर ये डिकम्पोज नहीं होते सभी के सभी वेस्ट मटेरियल्स, तो आज हमारे घर के सामने इन वेस्ट मटेरियल्स का पहाड़ बना हो चुका होता, हीप बना हो चुका होता। ठीक है,
तो एनवायरनमेंट को क्लीन तो रखा ही, साथ ही साथ सॉइल को भी फर्टाइल बना दिया किसने, हमारे आप बोल सकते हो कि डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। चलो अब इसके बाद में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स रॉट अवे विद द टाइम एंड हेंस डू नॉट कॉज पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। ये अपने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है डिकम्पोज हो जाते हैं और इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को जो है बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं करते हैं। Thus बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और ये सब कैसे होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के चैप्टर में कि अगर सॉइल को फर्टाइल बनाना रहता है, सॉइल में कभी किसी न्यूट्रिएंट की या ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो सॉइल को थोड़ा सा सप्लीमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, टॉनिक प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स। और हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब कि मैन्योर्स कैसे बनाया जाता है, मैन्योर यानी कि खाद। तो जो भी फार्म वेस्ट होता है ना, यानी कि फार्म से निकलने वाला जो भी वेस्ट है, सूखे पौधे हो गए, इसके बाद में एनिमल वेस्ट वगैरह जो होता है, इन सभी चीज़ों को जो है एक पिट में डाल करके, पिट बना करके उसमें वेस्ट को डाल करके उसको कवर कर दिया जाता है और उसको नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो फाइनली डिकम्पोज मटेरियल जो निकल के आता है, जो डिकम्पोज प्रोडक्ट निकल के जो आता है, उसी को हम कहते हैं मैन्योर यानी कि खाद। और उसको जो है सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, है ना। तो हुआ क्या कि ये जो वेस्ट निकला है बायोडिग्रेडेबल तो है, क्योंकि नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इसको डिकम्पोज कर दिया है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोजिशन हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम ये डिकम्पोज्ड मटेरियल कर क्या रहा है, अल्टीमेटली सॉइल को फर्टाइल बना रहा है, जा करके ह्यूमस ऐड कर रहा है सॉइल में। सॉइल जो है क्या हो गई है, काफ़ी रिच हो गई है ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। A material which is not easily decomposed by natural processes such as the action of bacteria is called non-biodegradable material, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में बताया जा रहा है। बायोडिग्रेडेबल में जो आपने पढ़ा उसका ऑपोजिट कर दो तो वो बन जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की डेफिनेशन, की ऐसी चीज़ें जो कि नेचुरल प्रोसेस से ईजीली डिकम्पोज ना हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने डेली बेसिस पे अपने डस्टबिन में तरह तरह की चीज़ें जो है ना फेंकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को फेंकने के अलावा, यानी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को फेंकने के अलावा हम बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स भी फेंकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, है ना। कोई चीज़ चल ही रही है, पेन आपका ख़राब हो गया चलते चलते, तो आपने सोचा कि पेन गया, ख़राब हो गया, चलो इसको फेंक देते हैं। पेन किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। फिर इसके बाद में ग्लास, आप पानी पी रहे थे कांच के ग्लास से, अचानक से हाथ से जो है ना कांच का ग्लास छूट गया आपके हाथ से। छूटा मतलब कहाँ, नीचे जाएगा, नीचे जाने पे क्या होगा, टूट जाएगा। तो जो ब्रोकन ग्लास पीसेस हैं, अब वो किसी काम के तो है नहीं हमारे, उनको भी हम फेंक देते हैं। इसके अलावा हमने जो है ना आज कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है, तो कोल्ड ड्रिंक के जो एल्यूमिनियम के जो कैंस होते हैं, जो टिन्स वगैरह जो होते हैं, वो सब हमने कहाँ डाला, अपने डस्टबिन में ही डाला है। एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बैटरीज वगैरह हम डाल देते हैं कि बैटरी जो है ना ख़राब हो गई है, चल नहीं रही है, तो उसको भी हमने थ्रो कर दिया। ये सब क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो है ना कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, लेकिन वो जो उनकी डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि कई साल निकल जाते हैं और तब जा कर के जो है ना वो चीज़ें आप बोल सकते हो कि डिकम्पोज होती हैं। इनफैक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल में ही कुछ ऐसे भी मटेरियल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह। कुछ प्लास्टिक के आइटम्स तो ऐसे होते हैं, कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं प्लास्टिक्स के कि वो कभी भी जो है ना डिकम्पोज नहीं होती। आप सालों साल उसको जो है ना किसी पिट में या किसी सॉइल के नीचे दबा के रखोगे तो भी वो डिकम्पोज नहीं होंगे। तो देखा जाए तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, क्या हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली कहला सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बायोडिग्रेडेबल को हम बोल रहे थे एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के डिकम्पोजिशन से क्या हो रहा था, जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो रही थी, हमारा एनवायरनमेंट जो है ना साफ़ रह रहा था, तो इसलिए इनको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं ये तो हमारे एनवायरनमेंट में कचरा फैलाने के अलावा और कुछ भी करते ही नहीं हैं, है ना। एक बार आपने एक पेन को जो है
यूज़ करके फेंक दिया, अब वो कब नेक्स्ट टाइम आप उसको उसके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हो आपको वो दिखेगा, आप नहीं जानते हो। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डू नॉट रॉट अवे ऑन देयर ओन एंड हेंस कॉज पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। खुद से तो कभी डिकम्पोज होंगे ही नहीं ये, तो इसलिए एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर नॉट environment friendly. From the above discussion we conclude that two types of waste materials are produced in day to day life: biodegradable waste and non biodegradable waste. The biodegradable waste and non biodegradable waste in our homes should be collected separately and disposed ऑफ सेपरेटली। ठीक है, अलग अलग करके। आपने देखा होगा आजकल को तो कुछ ज़्यादा ही चला है कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, इस तरीके से, है ना। नगर निगम की जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ आती हैं तो वो, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग एक साथ पूरा का पूरा कचरा फेंक देते थे, फिर इसके बाद में जो हमारे सफाई कर्मचारी होते थे उनको फिर ले जाकर के जो है ना चीज़ों को अपने लेवल पे सेपरेट करना पड़ता था। तो ये एक काफ़ी हेक्टिक काम होता था। एक तो वैसे भी उनका काम बहुत मुश्किल है, हर एक घर से जो है ना वेस्ट को जो है आप बोल सकते हो कि लेके आना, प्लस अब जो भी आपने वेस्ट डाला है उसमें से उनको जो है ना चीज़ें अलग अलग करनी पड़ती थी कि कपड़े अलग करने हैं, मेटल अलग करना है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जैसे कि सब्ज़ी और फलों के छिलके वो अलग करना है। तो उनके लिए आप समझ सकते हो कि काम जो है ना डबल ट्रिपल हो जाता था। इसीलिए अब गवर्नमेंट हमको कहती है, अपना घर के लोगों को बोलती है कि आप जब अपना घर का जो है ना वेस्ट डिस्पोज करो या जब आप अपने घर से कचरा फेंको तो थोड़ी सी समझदारी के साथ फेंको। गीला कचरा अलग फेंको और सूखा कचरा अलग फेंको, मतलब अलग अलग करके फेंको, ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, बेसिकली अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम ऑर्गेनिक वेस्ट का तो यानी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का किस तरीके से डिकम्पोजिशन होता है, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमारी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं इनका डिकम्पोजिशन हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपने एक नाम सुना होगा लैंडफिल्स का। लैंडफिल्स में होता क्या है, बेसिकली लैंड के अंदर बहुत बड़े बड़े आप बोल सकते हो कि गड्ढे बनाए जाते हैं, यानी कि पिट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम बोलते हैं कि इसकी बेसिकली कोटिंग की जाती है। जो हमने गड्ढा बनाया है सॉइल में उसकी हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग कैसे करते हैं, तो क्ले वगैरह से इनको कोट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इस गड्ढे में, इस पिट में सबसे पहले तो एक लेयर बिछाई जाती है सॉइल की। सॉइल के लिए हम यूज़ करेंगे ब्राउन कलर। चलो, क्या बोला मैंने कि सबसे पहले तो एक लेयर बिछाई जाती है सॉइल की। ये हमने सॉइल की एक लेयर बिछा दी। ठीक है, अब इसके बाद में इस सॉइल की लेयर के ऊपर जो भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास वगैरह हो गया, मेटल वगैरह हो गया, उसकी एक जो है लेयर बनाई जाती है। ठीक है, डाल दिया जाता है। अब इसके बाद में ये जो आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डाला है उसको रोलर क्या करता है, उसके ऊपर चलता है ताकि एक लेवल पे जो है ना पूरा मटेरियल आ जाए, वेस्ट आ जाए। फिर अगेन इस लेयर के ऊपर सॉइल की दूसरी लेयर डाली जाती है। सॉइल की लेयर आ गई। अब इस सॉइल की लेयर के ऊपर फिर से हम बोलते हैं कि वेस्ट की दूसरी लेयर आ जाती है। वेस्ट की दूसरी लेयर आ गई। अब इसके बाद में दोबारा से हम बोलते हैं कि सॉइल की लेयर आ जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक सैंडविच बनता जा रहा है सॉइल की लेयर और वेस्ट के बीच में। नीचे सॉइल की लेयर, ऊपर वेस्ट, फिर सॉइल की लेयर, फिर उसके ऊपर वेस्ट। और बाकायदा जो है ना जो रोलर्स वगैरह जो होते हैं उनसे आप बोल सकते हो कि इन पेट्स में जो है उनको चलाया जाता है ताकि प्रॉपर जो है ना एक लेवल पे चीज़ें बनती रहे। मतलब ये ना हो कि यहाँ पे एक जगह पहाड़ बन रहा है और नीचे यहाँ पे कहीं अलग से गड्ढा बन रहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए सब चीज़ें। फिर ये जो आपने सॉइल की लेयर लगाई है इसके ऊपर फिर से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फिर से वेस्ट की एक लेयर जो है बना दी जाती है प्रॉपरली लेवलिंग के साथ। और फिर से हम बोलते हैं कि एक और लेयर बना दी जाती है सॉइल की। ठीक है, अब इसके बाद में ये गड्ढा आप देख सकते हो कि काफ़ी भर गया है। अब इस गड्ढे को जो है कवर कर दिया जाता है। इस गड्ढे को जो है कवर कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरह का अगर इस गड्ढे को हमने छोड़ दिया, क्योंकि अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा। अब यहाँ पे अगर हमने इस गड्ढे को ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाएगा कई सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। वो हम चाहते नहीं हैं, तो इसलिए हम इस पूरे गड्ढे को जो है कवर कर देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, लैंडफिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लैंडफिल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि साइड में और नीचे की तरफ
क्ले वगैरह से जो है कोट कर दिया जाता है। क्यों कोट करा जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो आपने लैंडफिल बनाया है, ठीक है, ये जो आपने लैंडफिल बनाया है ये कहाँ बनाया है? सॉइल के अंदर, मतलब आप बोल सकते हो कि ग्राउंड में गड्ढा करके ही बनाया है। अब जब ये सभी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज होंगे तो कुछ हो सकता है कि टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज हो। अब ये टॉक्सिन्स आप बोल सकते हो कि साइड में पड़ी हुई मिट्टी या साइड में पड़ा हुआ जो फ्लोइंग वाटर वगैरह है उसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिकम्पोज होंगे तो कुछ टॉक्सिन्स तो निकलेंगे ही। अब ये टॉक्सिन्स अगर नेबरिंग वाटर रिसोर्सेज या मिट्टी में, सॉइल में जाकर के मिल जाएंगे तो वहाँ पे सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपरली यहाँ पे जो भी लैंडफिल बनाया गया है उसको क्ले से बेस और जो साइड वॉल्स होती हैं उनको क्ले से कोट करा जाता है, ताकि जो भी डिकम्पोजिशन के टाइम पे जो भी टॉक्सिन वगैरह निकले वो सब एक ही जगह पे रहे, कहीं यहाँ वहाँ ना फैले, ठीक है। अब इनको हम क्या कहते हैं? लैंडफिल्स कहते हैं। तो लैंडफिल्स में कुछ इस तरीके से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की जो है चलती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम जैसे ये लैंडफिल है, ये तो आपने ऊपर तक पूरा भर दिया है ना, अब क्या होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिकम्पोजिशन 1 या 2 दिन के अंदर हो जाता है, कि आपने जो है ना लैंडफिल बनाया, उसमें कचरा डाला और 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 से 2 वीक तक जो है ना डिकम्पोजिशन हो गया, फिर से जो है ना ये गड्ढा खाली हो गया, यहाँ पे खाद आ गई है और सब चीज़ें आ गई हैं। ऐसा नहीं होता, इसमें भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो जब एक लैंडफिल पूरा का पूरा हम बोलते हैं कि भर जाता है ना, तो उसके ऊपर जो है फिर क्या करा जाता है? घास वगैरह उगा दी जाती है, ठीक है, घास उगा दी जाती है। और ये वाला जो एरिया है ये किसी पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क या किसी ग्राउंड में जो है ना आप बोल सकते हो कि कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे तो पूरा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही है और वो चलती रहेगी एक लंबे पीरियड के लिए, है ना। तो वहाँ पे जो है पार्क वगैरह बना दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि किस तरीके से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की जो है ना डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है। बेसिकली मटेरियल्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो मैंने आपको समझा दिया। कहाँ से पाए जाते हैं कॉमनली, वो मैंने आपको बता दिया। इनका डिकम्पोजिशन कैसे कैसे हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। लैंडफिल्स बना करके इनको डिकम्पोज किया जाता है, क्योंकि देखो जो फार्मर्स अपने लिए मैन्योर्स वगैरह बनाते हैं तो वो तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए वो अपने खेत में ही पिट बना करके जो है ना उसमें मैन्योर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक कॉलोनी की, एक सिटी की, तो एक सिटी से डेली बेसिस पे इतना सारा कचरा इकट्ठा होता है, तो इतने सारे कचरे को डिकम्पोज करने के लिए एक छोटा गड्ढा जो है काफ़ी नहीं होता है। इसीलिए जो भी सिटीज़ वगैरह जो होती हैं उनसे दूर हट के थोड़े एक जैसे कि एक एरिया आता है ना, कि जैसे एक सिटी है, सिटी के आसपास हम सबको पता है कि गांव होते हैं, तो सिटी और गांव के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पे ज़्यादा लोग वगैरह रहते नहीं हैं, जहाँ पे खाली स्पेस होता है, वहाँ पे जो है इस तरीके के लैंडफिल्स बनाए जाते हैं, यानी कि सिटी से दूर और गाँव वगैरह से भी दूर। क्यों? क्योंकि ये जो लैंडफिल्स वगैरह जो होते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि इसको जो है ना ऊपर कवर नहीं किया जाता है। और लैंडफिल्स तो हम बेसिकली ग्राउंड के अंदर बनाते हैं। कचरा कई बार इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि कचरे का पूरा पूरा पहाड़ बन जाता है और काफ़ी बदबू वगैरह आती है, काफ़ी फाउल स्मेल आती है। तो इन सब चीज़ों से जो है ना किसी को ऑब्वियसली बात है परेशानी वगैरह ना हो, इसीलिए सिटी से दूर बनाए जाते हैं इस तरीके के लैंडफिल्स, ठीक है। ये समझ में आई आपको बात? अब कई बार ऐसा होता है कि लैंडफिल्स जो है ना पूरे पूरे भर जाते हैं, तो उनको उन लैंडफिल्स को जो है किसी पार्क वगैरह में, किसी ग्राउंड वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, एक लैंडफिल भर गया तो आपने उसको किसी ग्राउंड वगैरह में जो है ना कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो घरों से निकलने वाला वेस्ट है वो तो आप बोल सकते हो कि डेली बेसिस पे उतना का उतना जनरेट होगा वेस्ट। तो अब जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको आखिर डिकम्पोज करें तो करें कैसे? कितने ही हम इस तरीके के लैंडफिल्स बनाएंगे और कितने ही वेस्ट को आप डिकम्पोज करोगे? तो कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए जिसकी हेल्प से ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है इसको हम थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ईजी कर दें। क्योंकि कितने लैंडफिल्स बनाओगे आप, कितने आप ज़मीन में गड्ढे खोदोगे? चलो ठीक है, सिटी के बाहर आप लैंडफिल्स बना रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा
कि सिटी के बाहर भी कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पे आप लैंडफिल्स बना सको, तो क्या हम रेसिडेंशियल एरियाज़ में लैंडफिल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे? वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए इस प्रॉब्लम का। क्या हो सकता है वो सोल्यूशन, वो हम पता करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा वो इसी मुद्दे पर बेस्ड होगा कि कैसे हम ये जो वेस्ट का जो डिस्पोजल है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने खुद के लेवल पर। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेटब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 Rs। 3 Rs मतलब रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। इसके साथ ही साथ आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का एक लास्ट टॉपिक जो कि है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम 3 Rs के बारे में तो बात करेंगे ही, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक्स हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की। मैंने आपको बताया था कि हम डेली बेसिस पे अपने डस्टबिन में कई तरह की चीज़ें फेंकते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, और वहीं हमारे पास होते हैं दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर दोज जो कि नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। कैसे? तो हमारे जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई या सनलाइट के एक्शन के कारण, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इस तरीके से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की, तो इनका जो डिकम्पोजिशन है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इतना ईजी नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, यानी कि सब्ज़ी और फलों के जो छिलके होते हैं, जो चाय पत्ती होती है, यूज्ड चाय पत्ती, वो, इसके अलावा कॉटन के कपड़े, जूट के कुछ चीज़ें, है ना, वुलन कपड़े, और सूखे हुए प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही आसानी से नेचुरली डिकम्पोज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इन सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में या मटेरियल्स में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, और इसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल फंजाई और बैक्टीरिया, काम करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म्स में या सिंपलर वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है उनकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? प्लास्टिक्स हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, रबर वगैरह हो सकता है, इसके अलावा ग्लास हो सकता है, या ट्यूबलाइट वगैरह, बल्ब हो सकता है, और मेटल्स के या एल्यूमिनियम कैंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में। और इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों से निकलने वाला जो वेस्ट है उसको बेसिकली आप बोल सकते हो कि डिकम्पोज करा कैसे जाता है, उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों से जो हमारे घर का जो कचरा होता है वो लेने के लिए कौन आते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, हमारे जो जिस भी सिटी में आप रहते हो उस सिटी की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ के कुछ सफाई कर्मी आते हैं, है ना। सफाई कर्मी आकर के हमारे घरों के जो कचरे होते हैं वो लेकर के चले जाते हैं। कहाँ लेकर के चले जाते हैं? तो हमारी सिटी से दूर। जैसे कि अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि सपोज़ आपकी ये सिटी है, ठीक है। सिटी के आसपास इतनी जगह जो है काफ़ी खाली है, यानी कि यहाँ पे
मैदान है, ग्राउंड है, जहाँ पे इजीली किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो सकता है। यहाँ पे कोई खेत नहीं है, सिंपल ग्राउंड है। ये है आपकी पूरी सिटी, ठीक है, ये आपकी सिटी है। और सिटी से दूर ये जो आपको मैंने सर्कल्स बनाए हुए दिख रहे होंगे, ये सर्कल्स क्या हैं, ये इतने खाली ग्राउंड है, मैदान है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी तरह का एग्रीकल्चर वगैरह भी नहीं है, कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और खाली ग्राउंड पड़ा है, ठीक है। अब हुआ क्या, हमारी सिटी से एक दिन में बहुत सारा कचरा है। भाई हमारे घर से एक घर का कचरा ही बहुत होता है, तो सोचो ज़रा कि एक पूरी कॉलोनी से कितना लेके निकलेगा, एक कॉलोनी छोड़ो, एक पूरा सिटी से कितना निकलेगा। तो दिन भर में जो भी कचरा आप बोल सकते हो कि जो भी वेस्ट कलेक्ट किया गया है सफाई कर्मचारियों द्वारा, वो पूरा का पूरा वेस्ट जाता कहाँ है, तो सिटी के दूर ये जो आसपास का जो आपको एरिया खाली दिखाई दे रहा है, इस आसपास के खाली एरिया में लैंडफिल्स जो है डेवलप किए जाते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको लैंडफिल्स का कंसेप्ट बताया था कि किस तरीके से लैंडफिल्स में जो है वेस्ट को आप बोल सकते हो कि डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। तो सिटी से दूर खाली पड़े एरिया में इस तरीके के लैंडफिल्स जो है बनाए जाते हैं। लैंडफिल्स में बेसिकली जो भी वेस्ट निकला है एक सिटी से एक दिन में, पूरे के पूरे वेस्ट को जो है इन लैंडफिल्स के अंदर डाल दिया जाता है। लैंडफिल्स में होता क्या है, वेस्ट की एक लेयर, उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर, फिर इसके ऊपर वेस्ट की एक लेयर, उसके ऊपर फिर से एक सॉइल की लेयर। तो इस तरीके से वेस्ट और सॉइल की जो ऑल्टरनेटिव लेयर्स हैं वो बनाई जाती हैं इन लैंडफिल्स के अंदर। लैंडफिल्स कहाँ बनाए जाते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोद के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लैंडफिल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, चलो यहाँ पे भी हम बना देते। तो कुछ इस तरीके से सिटी के दूर जो आसपास का खाली एरिया था वहाँ पे हमने बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं, लैंडफिल्स बनाए हैं, और उनमें सिटी से निकलने वाला जो वेस्ट है वो हमने जा कर के डिस्पोज कर दिया है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जितने भी लैंडफिल्स हमने बनाए हैं वो सब पूरे के पूरे ऊपर तक भर जाएंगे। अब भरने के बाद क्या होगा, भरने के बाद में इनको जो है ना, इनके ऊपर फिर से मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी डाल करके इनको परमानेंटली कवर कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी वेस्ट डाला है हमने उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना डिकम्पोज होने के लिए। ऐसा थोड़ी कि 1 से 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो ना वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो गया, ऐसा नहीं होता, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो लैंडफिल्स सारे भर चुके हैं, उनको अब हम कवर भी कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट डे से फिर से जो इस सिटी से वेस्ट जनरेट होगा उस वेस्ट को अब हम कहाँ डिस्पोज करें, क्योंकि सिटी के आसपास जितनी भी खाली जगह थी जहाँ पे लैंडफिल्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते थे वहाँ पे हम ऑलरेडी उनको बना चुके हैं, वो लैंडफिल्स भी अब पूरे के पूरे भर चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि सिटी से एक दिन में निकलने वाला जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसको हम कैसे डिस्पोज करें। क्या सिटी के अंदर ही जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ जा कर के हम लैंडफिल्स बनाएं, वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि सिटी के अंदर तो ऑलरेडी कई तरह की कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, वहाँ पे मॉल्स होते हैं, वहाँ पे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं। तो आपको सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर कहीं भी आपको इतना एरिया नहीं मिलने वाला है कि जहाँ पे आप इस तरीके के लैंडफिल्स बना करके जो है सिटी से निकलने वाले वेस्ट को जो है जनरेट करो, डिस्पोज करो, ठीक है। तो अब कोई ना कोई दूसरा तरीका तो होना चाहिए जिसके हेल्प से हम क्या करें, ये जो सिटी से निकलने वाला जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने में हम थोड़ा सा अपना योगदान दें। तो अगर मैं बात करूं, एग्जांपल से हम चीज़ों को समझते हुए चलते हैं आगे। सपोज हमारे पास क्या है, हम शॉपिंग पे गए हैं, शॉपिंग पे हम गए और काफ़ी सारी शॉपिंग हमने करी, तो शॉपकीपर ने हमको कुछ इस तरीके की बड़ी बड़ी पॉली बैग्स दे दिए, है ना, सामान रखने के लिए बड़े बड़े पॉली बैग्स दे दिए। अब हुआ क्या, आप कुछ दिन बाद फिर से शॉपिंग पे गए तो आपको शॉपकीपर ने फिर से जो है ना इस तरह के पॉली बैग्स दे दिए। अब देखते ही देखते आपके घर में कुछ इस तरह के इतने सारे पॉली बैग्स जो हैं इकट्ठा हो चुके हैं। अब ये सभी पॉली बैग्स को तो आप यूज़ करोगे नहीं, है ना, तो पॉली बैग्स आपके लिए क्या हो गए, यूज़लेस हो गए। जिस समय आप मार्केट से लेकर के आए थे इन पॉली बैग्स में अपना सामान रख करके, है ना, तब वो आपके लिए यूज़फुल थे, लेकिन जैसे ही आप घर पहुँचे, आपने अपना सामान जो है ना निकाला, उसके बाद से ये पॉली बैग्स क्या हो चुके हैं, यूज़लेस हो चुके हैं। अब यूज़लेस चीज़ों को हम अपने घर में तो रखते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं। सिमिलरली सपोज़ हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है, एक क्या, आपके पास कई सारी प्लास्टिक की बॉटल है। अब आप इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स का करोगे क्या, आपके लिए यूज़लेस है। इन सबको हम कहाँ फेंक देते हैं, अपने अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आपकी सिटी के आसपास जितने भी लैंडफिल्स थे अब वो सारे भर चुके हैं, अब और कहीं भी वेस्ट को डिस्पोज करने की जगह नहीं बची है।
तब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? जो भी आप अपने घर से वेस्ट निकाल रहे हो, अब आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप इसको क्या कर सको, रिड्यूस कर सको। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पॉली बैग्स हो गए, या हमारे पास जो वाटर बॉटल्स हैं, है ना, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, उन सबको हमें डिस्पोज करना है। तो आपने बोला कि मैम चलो कोई बात नहीं, लैंडफिल्स भरे ना, एक काम करते हैं, इनको हम जला देते हैं। जलाने से क्या होगा? जलाने से भाई, जलाना भी कोई सल्यूशन नहीं है। क्यों सल्यूशन नहीं है? क्योंकि इस तरीके का जो एयर पोल्यूशन है वो हो जाता है। आप एक पॉली बैग या एक प्लास्टिक को, हम सबको पता है कि प्लास्टिक और पॉली बैग वगैरह जो होते हैं, बेसिकली प्लास्टिक, ये अगर आप इनको बर्न करते हो तो ये परमानेंटली जो है ना एशेस में कन्वर्ट तो होते नहीं है, राख तो इनकी बन नहीं जाती। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेपर को जलाओगे तो जब आप पेपर को जलाओगे तो धुआं तो उससे भी निकलेगा, लेकिन पेपर की राख बन जाएगी, है ना, पेपर एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लास्टिक को जलाने की, तो प्लास्टिक को जलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक को जब आप जलाते हो तो वो मेल्ट करता है, वो अपने मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो अपने एशेस में कन्वर्ट नहीं होता। तो बात तो वही हुई, प्लास्टिक तो आपके पास अभी भी है, भले ही अपने जो है ना मोल्टन फॉर्म में है, लेकिन प्लास्टिक तो अभी भी आपके पास है, आप उसको कम्प्लीटली जो है ना डिस्पोज नहीं कर पाए हो। तो अब आपने बोला कि मैम चलो ठीक है, सही बात है, जलाना तो जो है ना कोई इसका सल्यूशन है नहीं, क्योंकि जलाने से तो पॉल्यूशन भी होगा और चीज़ें जो है 100% तरीके से डिस्पोज भी नहीं हो रही है। एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं? तो हमारे पास इतने सारे वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ओशंस हैं, इन सब में उठा करके हम फेंक देते हैं। भाई हमें डिस्पोज करना है ना, अब हम कैसे भी डिस्पोज कर सकते हैं, या तो हम लैंडफिल में जाकर के चीज़ों को डंप करें, या उनको जलाएं, या उनको हम एक्वेटिक जो हमारी रिजर्वॉयर्स हैं उनमें जाकर के हम उनको फेंक दें। चॉइस तो हमारे ऊपर है ना, सही बात है, जाकर के फेंक दो। लेकिन होगा क्या भाई, अगर आपके घर में, सपोज आपका जो भी घर है उसमें डेली बेसिस पे कोई जो है ना ढेर सारे प्लास्टिक बैग्स और कैंस और मेटल्स और पॉइजनस चीज़ें ला करके रोज़ फेंक के चला जाए, तो आपको क्या होगा? आपको गुस्सा आएगी कि नहीं कि भाई ये आपने डस्टबिन समझ के रखा है क्या? आप क्यों हमारे घर में आकर के जो है ना रोज़ के रोज़ वेस्ट जो है डिस्कार्ड करके जा रहे हो? हमारे घर से इसको हटाओ। सिमिलरली हमारे जो एक्वेटिक रिजर्वॉयर्स होते हैं, उन रिजर्वॉयर्स में एक्वेटिक लाइफ भी तो होती है। कितने सारे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। अब उनके नेचुरल हैबिटाट में अगर आप प्लास्टिक, अगर आप मेटल्स, अगर आप पॉइजनस मेटल्स वगैरह जो है ना, ग्लास वगैरह जाके आप डालोगे, तो उनको भी तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? कई बार अगर आप डिस्कवरी चैनल्स वगैरह देखते हो, वैसे तो देखना चाहिए, अगर आप नहीं देखते तो आप देखना शुरू कर दो। कई बार जो है ना उन चैनल्स में काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं कि सपोज़ जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टॉर्टॉइज हो गया, टर्टल्स हो गए, फिशेस हो गए, है ना, जो भी हम प्लास्टिक वगैरह डालते हैं तो वो उनके नाक में, उनके मुंह वगैरह में जो है ना फंस जाते हैं। फिर इसके बाद में उनको रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू करने के बाद उनके मुंह से जहाँ भी अलग अलग पार्ट्स में जो भी प्लास्टिक बैग्स वगैरह फंसे हुए हैं उनको निकाला जाता है। तो देखा जाए तो एक्वेटिक लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। कब? जब हम अपने घर से निकलने वाला जो वेस्ट है, या जो भी आप बोल सकते हो कि जो यूज़लेस चीज़ें हैं, उनको अगर हम पानी वगैरह में डाल देते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, सब चीज़ें जो है ना एक्वेटिक एनिमल्स के माउथ पार्ट्स या नोस्ट्रल्स में जा कर के फंस जाती हैं। तो होगा क्या? अगर आपने सोचा कि चलो जाने दो, फंसना है तो फंसने दो, हमारा क्या जाता है? हमारा ये चला जाएगा कि अगर ये एनिमल्स का नंबर कम हो गया ना, तो ये पहुंच जाएंगे एक्सटिंक्शन के लेवल पे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के डेट में टाइगर्स और लॉयंस की कितनी ज़्यादा वैल्यू है हमारे पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि इनका नंबर बहुत कम होता जा रहा है ना, ये एक्सटिंक्शन की तरफ जो है ना जाते जा रहे हैं। किसी भी सेंचुरी या किसी भी नेशनल पार्क में अगर कुछ आप दिखता है कि टाइगर्स के जो है ना बेबीज़ हुए हैं या लॉयन के बेबीज़ हुए हैं, तो वो न्यूज़पेपर की हेडिंग बन जाती है। क्यों? क्योंकि अभी पूरे हमारा भी, सिटीजन्स का भी और गवर्नमेंट का भी टारगेट अभी यही है कि भाई डायनासोर्स तो जो एक्सटिंक्ट हो गए सो हो गए। बहुत सारी ऐसी एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ जा चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब जो बचे हैं कम से कम उनको तो हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा, वरना लॉयंस एंड टाइगर्स भी क्या हो सकते हैं? एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो सेम गोज़ विद एक्वेटिक एनिमल्स। अगर एक्वेटिक एनिमल्स के हैबिटाट में अगर हमने पॉल्यूशन किया तो क्या होगा? ये भी एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स का आप बोल सकते हो जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सब हम बोलते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ से गायब हो जाएंगी। तो वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करना वेस्ट को, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो आप बोलोगे कि मैम चलो छोड़ो,
जला नहीं सकते हैं, लैंडफिल भर चुके हैं, पानी में भी नहीं डाल सकते। अब एक काम करते हैं, कुछ खाली प्लॉट वगैरह, कुछ ग्राउंड वगैरह पड़े रहते हैं हमारे घर के आसपास, वहीं पे ले जा कर के जो है ना कचरा वगैरह हम डिस्पोज कर देते हैं, खुले में रख देते हैं। फिर क्या होगा, अब आएंगे हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो सिटीज़ में जो भी कैटल्स वगैरह जो होती है, गाय वगैरह जो होती हैं, वो इसी तरीके के खाली प्लॉट या ग्राउंड में जो भी कचरा पड़ा रहता है वहाँ जा कर के अपना खाना ढूंढती हैं। खाना तो खाती हैं लेकिन उसके साथ में जो प्लास्टिक होती हैं वो भी खा लेती हैं। तो क्या होगा भाई, प्लास्टिक है, हम क्या प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो हमारी जो कैटल्स हैं, जो गाय वगैरह हैं, ये भी कैटल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती हैं। तो फिर प्रॉब्लम किसको होगी? इन्हीं को होगी। अगर हमारी कैटल्स ही प्रॉब्लम में आ गई, अगर उनको हेल्थ इश्यूज़ हो गया, अगर उनकी डेथ हो गई, तो क्या हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कैटल्स को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना भी इज़ नॉट अ गुड थिंग। यानी कि आप बोल सकते हो कि इस तरीके से ओपन में कचरा फेंकना भी कोई सही ऑप्शन नहीं है। फिर इसके बाद में लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि जो सीवर्स वगैरह जो होता है, जो सीवेज की पाइपलाइंस वगैरह जो जाती हैं, उसी में उठा करके फेंक दो। तो क्या होगा भाई, सीवेज की अगर लाइन में ही अगर आपने वेस्ट फेंक दिया है तो ब्लॉकेज वगैरह होगा। ब्लॉकेज से हम बोलते हैं कि पूरे सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो कुछ भी कर लो, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, अगर उस वेस्ट को लैंडफिल्स में डंप नहीं किया गया तो फिर आप ये समझ लो कि कोई और तरीका नहीं हो सकता है उनको डिस्पोज करने का। लैंडफिल्स ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है, और अगर लैंडफिल्स नहीं तो कहीं और आप डिस्पोज उनको नहीं कर सकते हो। तो फिर सवाल ये आता है कि मैम आखिर करें तो करें क्या? यहाँ नहीं डाल सकते, वहाँ नहीं डाल सकते, सिर्फ लैंडफिल्स ही चाहिए हैं, लैंडफिल्स को बनाने की जगह नहीं है, तो फिर हम करें क्या? आप 3 चीज़ें कर सकते हो। 3 चीज़ें मतलब कि 3 Rs। कौन कौन सी? सबसे पहले तो रिड्यूस, जितना हो सके जो आपके घर से वेस्ट निकलता है डेली बेसिस पे, उसको आप अपने लेवल पर ही क्या करो, कम करते जाओ। कैसे? हमने प्लास्टिक बॉटल्स और पॉलीथीन का एग्जांपल लिया था ना, कि हम शॉपिंग पे गए हैं, प्लास्टिक की बॉटल ले आया और पॉली बैग्स लेकर के आ जाए, है ना। तो इन सब से क्या होगा, इन सबको अगर आप रिप्लेस कर दो, किसके साथ? कपड़े के बैग के साथ। जब आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पे जाओगे तो इंस्टेड ऑफ बाइंग दीज पॉली बैग्स फ्रॉम द शॉपकीपर, आप अपने ही घर से जो है ना कपड़े के बैग या जो क्लोथ बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं, वो आप लेकर के जाओ। तो इससे क्या होगा, घर जब आओगे तो वो जो कपड़े के बैग हैं वो आपके लिए यूजलेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं, कपड़े के जो बैग होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे। तो जब कपड़े के बैग कम होंगे ना, तो आप उनको कंजर्व करना सीखोगे। नहीं तो प्लास्टिक का क्या है, पॉलीथीन का क्या है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 1 फट भी गई तो क्या हुआ, उसकी जगह कोई और आ जाएगी। तो होगा क्या, इससे नंबर जो है ना पॉली बैग्स का बढ़ता जाता है। वहीं अगर आप कपड़े के बैग यूज़ करते हो शॉपिंग बैग्स के तौर पे, तो वो लिमिटेड होते हैं, आप उनको वैल्यू करते हो और आप उनको जो है ना रीयूज़ कर सकते हो। 1 बार यूज़ करोगे, 2 बार यूज़ करोगे, 3 बार, जितने बार आप शॉपिंग पे जाना चाहो आप उन शॉपिंग बैग्स के साथ जो है जा सकते हो। तो आपने क्या किया है, प्लास्टिक या पॉली बैग्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, वो आपने कई हद तक कम कर दी। कैसे कम कर दी कि आपने जो है बेसिकली कपड़े के बैग के ऊपर आपने जो है स्विच किया है। कपड़े के बैग या जूट के बैग, जो भी आपको पसंद हो, आप उस चीज़ के बैग ले सकते हो, प्लास्टिक को छोड़ करके, पॉलीथीन बैग्स को छोड़ करके। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने वेस्ट को कम किया है। अदरवाइज़ क्या होता, सारी की सारी पॉलीथीन बैग्स जो है ना आप जा करके अपने डस्टबिन में फेंक देते। तो यहाँ पे आपने वेस्ट को रिड्यूस किया है, आपने अपने लेवल पे ही कचरा अब कम बनाया है, वेस्ट कम जनरेट किया है। क्यों? क्योंकि अब आप इनको यूज़ नहीं कर रहे हो, अब आप कपड़े के बैग यूज़ कर रहे हो, और कपड़े के बैग्स को फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उनको रीयूज़ कर सकते हो। गंदे हो गए तो वॉश कर लो, धुल जाएंगे, सूख जाएंगे, और वो फिर से अच्छे रेडी हो जाएंगे शॉपिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने रिड्यूस किया है। फिर इसके बाद में बात आती है रीयूज़ की, कि आप चीज़ों को रीयूज़ भी कर सकते हो। कैसे रीयूज़ कर सकते हो भाई? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के टाइम पे लोग उसको पसंद करते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि प्लास्टिक यूज़ करो ही मत, किसी भी फॉर्म में मत करो, तो वो थोड़ा सा
इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम प्लास्टिक को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर ही नहीं रहे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि जितना कम हो सके हम प्लास्टिक को यूज़ करें। कैसे कम? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं या 2 टाइप के प्लास्टिक्स आते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल बिस्लेरी की बॉटल है, उस पर वार्निंग लिखी रहती है कि एक बार यूज़ करने के बाद क्रश करके जो है आप इसको डस्टबिन में डंप कर दो। अब वहीं हमारे पास कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो कि रीयूजेबल की कैटेगरी में आते हैं कि एक बार आपने उनको ख़रीदा, इसके बाद में आपने उसको यूज़ किया, अब वो गंदा हो गया, उसको वॉश कर लो। वॉश करने के बाद आप उसको अपने घर में कुछ और टाइम के लिए भी स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। वन टाइम यूज़ वाले नहीं, कि जैसे कि हमारे जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं ना, कि आज हम गए हैं गन्ने का रस पीने के लिए, गन्ने का रस पिया और प्लास्टिक के वही कप्स वगैरह में, और इसके बाद में पिया और पीने के बाद ऑब्वियसली बात है उसको आप फेंक दोगे। तो ये वन टाइम यूज़ वाले जो प्लास्टिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं। और प्लास्टिक है तो ऑब्वियसली बात है इसका जो डिकम्पोजिशन है वो तो टाइम टेकिंग होता ही है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, जगह है नहीं लैंडफिल्स बनाने के लिए। आखिर इनका होगा क्या? या तो नदियों में फेंके जाते हैं या फिर खाली प्लॉट वगैरह पे, ग्राउंड वगैरह पे फेंके जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और एक्वाटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो वन टाइम यूज़ वाले जो प्लास्टिक्स हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे प्लास्टिक थोड़े से महंगे ज़रूर आते हैं, जैसे कि टपरवेयर वगैरह हो गया है ना, तो कुछ ब्रांड्स हैं जो कि रीयूज़ वाले प्लास्टिक आइटम्स बनाते हैं कि आप उनको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो। तो होगा क्या कि प्लास्टिक तो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन कैसा वाला? रीयूजेबल वाला, कि हाँ बार बार यूज़ करते जा रहे हैं सेम प्लास्टिक, तो नया प्लास्टिक जो है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। तो सिंगल टाइम यूज़ करने वाले प्लास्टिक्स को अवॉइड करना चाहिए और रीयूजेबल प्लास्टिक को आप बोल सकते हो कि यूज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद में लास्ट हमारा जो आर है जिसको हम बोलते हैं रीसाइकिल वाला। रीसाइकिल में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिस्लेरी की बोतल में लिखा रहता है कि आप इसको क्रश करके डस्टबिन के अंदर डाल दो। क्यों? क्योंकि ये रीसाइकिल की जा सकती है। रीसाइकिल मतलब क्या? कि इसको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाएगा और फैक्ट्रीज़ में भेजने के बाद फैक्ट्रीज़ में इनको हीट किया जाएगा, जिससे ये मेल्ट होती है प्लास्टिक की बॉटल की प्लास्टिक, और जो मॉल्टन प्लास्टिक है उसको फिर से किसी दूसरी नई चीज़ में, जैसे कि कोम हो गया या एक दूसरी ही प्लास्टिक बॉटल बनाने में जो है इसको यूज़ कर लिया जाता है। तो या तो आप रिड्यूस करो अपने लेवल पे, जितना हो सके उतना वेस्ट जो है ना कम जनरेट करो। फिर इसके बाद में रीयूज़ करो चीज़ों को, ये नहीं कि एक बार यूज़ किया और फेंक दिया। फिर इसके बाद में रिसाइकिल करो कि जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उनको डेफिनेटली जो है ना रिसाइकलिंग की प्रोसेस के लिए आप जो है अपने लेवल पे आगे भेजो। आई बात आपको समझ में? तो अब जल्दी से हम रीड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे सिखाई गई हैं। कि व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स पुट इन प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन बैग्स और रैप्ड इन प्लास्टिक शीट्स और पैक्ड इन प्लास्टिक कार्टन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो जो भी हम सामान खरीद के लाते हैं वो किसी ना किसी प्लास्टिक की कवरिंग में ज़रूर होता है। आफ्टर वी रीच होम द प्लास्टिक बैग्स या पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक शीट्स एंड प्लास्टिक कार्टन्स वगैरह आर नो लॉन्गर नीडेड एंड बिकम्स अ वेस्ट। और जैसे ही हम घर पहुंचते हैं तो वो जो पॉलिथीन की जो बैग्स हैं या जो शीट्स वगैरह हैं, कार्टन्स हैं, वो सब क्या हो जाते हैं हमारे लिए वेस्ट हो जाते हैं। दिस इज जस्ट वन वे इन विच द प्लास्टिक वेस्ट कीप्स ऑन गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। अब ये तो केवल एक तरीका है जिसमें हम बोल रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट हमारे घर में एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं जहाँ पे हम प्लास्टिक वेस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। अल्टीमेटली द प्लास्टिक वेस्ट अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड गार्बेज, द यूज ऑफ प्लास्टिक्स has a bad effect on the environment. Plastic materials affects the environment because of the following reasons. क्या रीजंस हैं, क्यों हम, कैसे वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है? प्लास्टिक क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। सो द आर्टिकल्स जो होते हैं जो कि हम सिंगल यूज़ के बाद थ्रो कर देते हैं, दीज वेस्ट plastic articles keep on accumulating in the surroundings and pollute the environment. Thus plastics are not environment friendly at all. हमारे घर के आसपास जो है ना प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा होता जाता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स लाइक पॉलिथीन बैग्स एक्सेट्रा thrown here and there carelessly get into dirty water drains and sewers. हुआ क्या कि सपोज़ आपने जो है ना डस्टबिन में नहीं डाला था, सफाई कर्मचारी प्लास्टिक वेस्ट को जो है लेकर के नहीं गए, हमने क्या किया, हमने यहीं वहीं अपने लोकेलिटी में जो है ना डाल दिया। अब यहाँ वहाँ डालने से क्या होगा, जो प्लास्टिक वेस्ट होगा वो डर्टी वाटर ड्रेन्स जो होती हैं, मतलब वो वाले ड्रेन्स, वो वाली पाइपलाइंस जो कि डर्टी वाटर हमारे घर से लेकर के जाती हैं, सीवर्स वगैरह में डाल दिया, तो होगा क्या, वो सारे के सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स
डर्टी वाटर ड्रेन्स और सीवर्स को जो है ना क्लॉग कर देंगे, यानी कि ब्लॉक कर देंगे उन सभी चीज़ों को. दिस मेक्स द डर्टी ड्रेन वाटर और सीवर टू फ्लो ओवर द स्ट्रीट्स एंड रोड्स कॉजिंग अनहाइजीनिक कंडीशंस. हुआ क्या भाई, अच्छी खासी जो है ना ड्रेन्स जा रही थी, सीवर्स वगैरह जा रहे थे जहाँ पे डर्टी वाटर रन कर रहा था. अब उसमें जाकर के अगर प्लास्टिक इकट्ठा हो जाएगा तो जो वाटर आ रहा है, जो डर्टी वाटर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं से तो बहना ही है. तो क्या होगा, वो गंदा पानी जो है सड़कों पे आकर के फैल जाएगा. कई बार आपने सुना होगा कि आज यहाँ से सीवेज का पानी बह रहा है, आज वहाँ से सीवेज का पानी बह रहा है. क्यों बह रहा है? हमारी ही हरकतों के कारण, हमारी ही मिस्टेक्स के कारण. ड्रेन्स जो बनाई गई हैं वहाँ पे पानी, जो डर्टी वाटर है, जो सीवेज वाटर है, वो आसानी से फ्लो होता है. लेकिन अगर वही जाकर के हमने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, पानी कहीं ना कहीं से तो अपना रास्ता बनाएगा और वो सड़क पे आ जाएगा. तो अनहाइजीनिक कंडीशंस वहाँ पे जो है ना पैदा हो जाती हैं. प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फिर इसके बाद में समटाइम्स द एनिमल्स लाइक काउस ईट अप यूज्ड पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक रैपर्स अलॉन्ग विद द लेफ्ट ओवर फूड. हम क्या करते हैं कि खाना पीना अगर हमने लेफ्ट ओवर फूड जो हमारा बचा भी है उसको भी अगर हमें डिस्कार्ड करना हो तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग में ही रख के उसको जो है ना कचरे में जाके फेंक आते हैं. तो होगा क्या, बेचारी गाय आएंगी, कैटल्स आएंगी और जो आपने प्लास्टिक की बैग के अंदर जो लेफ्ट ओवर फूड छोड़ा है उसको खाने के चक्कर में वो प्लास्टिक का बैग भी खा लेती हैं. Food and the vegetable waste thrown on garbage dumps. The plastic waste can choke the respiratory system of these animals or form a plastic lining in their stomach. This can cause the death of these animal. होगा क्या, रेस्पिरेशन में हम बोलते हैं कि दिक्कत आएगी, चोक वगैरह हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना. स्टमक में हम बोलते हैं पेट में चला जाएगा प्लास्टिक और अल्टीमेटली इन एनिमल्स की डेथ हो जाएगी. फिर इसके बाद में क्या हुआ, when the plastic waste materials are burnt they produce poisonous gases which pollute the air. अब प्लास्टिक वेस्ट को अगर हम जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा. द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम. दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक्स. द आर्टिकल मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. दे डू नॉट डिकम्पोज और रॉट easily. This causes a great problem in the disposal of plastic waste. So plastic waste cannot be disposed of easily. The burning of plastic, जैसे कि हमने बताया कि harmful gases जो है ना डेवलप होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं जब भी हम प्लास्टिक आर्टिकल्स को जलाते हैं. तो फिर अब करें क्या, हाउ टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट. Since the use of plastic articles is not good for the environment, we should take some steps to save the environment from the harmful effects of excessive use of plastics. Please note that the plastics are very useful, basically useful materials तो हैं ही, है ना. We can take steps only to minimize the use of plastic wherever possible. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इतने यूज टू हो गए हैं प्लास्टिक आइटम्स को यूज़ करते करते कि हम डेली बेसिस पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि हम कितने प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कितनी ग्लास की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कितनी हम मेटेलिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. तो अगर हम ये बोलें कि प्लास्टिक को बैन कर दो, प्लास्टिक हमें यूज़ करना ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल होगा. क्यों? क्योंकि तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि प्लास्टिक की बनी और उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं यूज़ करना. तो हम क्या कर सकते हैं, बस मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक के यूज़ को. सम ऑफ द स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू सेव ओनली एनवायरनमेंट फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट आर एज फॉलोज. वी शुड ट्राई टू रिड्यूस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक का बाय यूजिंग अदर मटेरियल्स इन देयर प्लेस, यानी कि सब्सटीट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी शुड यूज़ बैग्स मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ और जूट फॉर शॉपिंग instead of polythene bags या plastic bags. Paper bags can also be used. Similarly, a stainless steel lunch box can be used instead of plastic lunch box. Plastic का lunch box है ना, कभी ना कभी वो ख़राब हो सकता है, टूट सकता है और उसकी जगह फिर आपको नया प्लास्टिक का बॉक्स लेके आना पड़ेगा, लंच बॉक्स. इससे बेहतर क्या होगा, आप जो ट्रेडिशनल जो मेटल के जो लंच बॉक्स वगैरह आते थे वो हम अगर यूज़ कर लें तो हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारा जो यूजेज है प्लास्टिक का, वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, मिनिमाइज़ हो सकता है. मैंने आपको बताया ना कि हम कम्प्लीटली प्लास्टिक के यूज़ को बैन नहीं कर सकते हैं कि अब हम प्लास्टिक यूज़ करेंगे ही नहीं, लेकिन हाँ मिनिमाइज़ तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं. अपने लिए कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है. फिर इसके बाद में वी शुड नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स इन द वाटर बॉडीज, ऑन द रोड्स, इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस. आपने देखा होगा कि लोग जो है ना पार्क गए हैं,
पिकनिक पे गए हैं तो जो भी खाना पीना खाया, चिप्स खाया है, चॉकलेट खाया है, तो वहीं पे जो है ना कचरा फैला करके आ जाए, वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। द यूज प्लास्टिक मटेरियल शुड बी पुट इन द डस्टबिन्स प्रोवाइडेड एट वेरियस पब्लिक प्लेसेस। दिस विल कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ऑल्सो प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ डर्टी वाटर ड्रेन्स एंड सीवर्स। बेसिकली पोल्यूशन तो वैसे भी, अगर आप प्रॉपरली जो भी पब्लिक प्लेसेस में भी जो डस्टबिन बनाए जाते हैं वहीं पे जाकर के अगर आप वेस्ट को डिस्पोज करोगे तो बेटर होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, है ना, कचरा नहीं फैलेगा और डर्टी वाटर ड्रेन्स और सीवर्स भी ब्लॉक नहीं होंगी। इसके अलावा वी शुड रीयूज द प्लास्टिक कंटेनर्स विच कम विथ जैम्स, पिकल्स, ऑयल्स एंड अदर पैक्ड फूड मटेरियल्स for storing salt, spices, tea leaves and sugars etc. in the kitchen. We can also reuse the plastic carry bags for shopping purposes instead of throwing them as a waste. जा रहा है कि अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर भी रहे हो ना तो वही रीयूजेबल प्लास्टिक आप यूज़ करो। जैम, पिकल्स और ऑयल्स वगैरह के साथ जो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं उनको आप एक बार यूज़ कर लो, फिर इसके बाद में उनको वॉश कर लो। वॉश करने के बाद उनको स्टोरेज पर्पज़ के लिए, जैसे कि उसमें सॉल्ट डाल लो, टी लीव्स डाल लो, स्पाइसेस वगैरह डाल लो, शुगर रख लो, स्टोरेज पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप शॉपिंग के लिए पॉली बैग्स लेकर के भी जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि जैसे कि एक बार आप पॉली बैग लेकर के गए हो, ठीक है ना, या शॉपिंग पे गए, शॉपकीपर ने आपको पॉलीथीन का बैग दे दिया। अब जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे ना तो सेम पॉलीथीन बैग को जो है आप यूज़ कर सकते हो शॉपिंग के लिए। ये नहीं कि एक बार यूज़ करा, घर लेकर के आए और फिर सीधे जो है ना डस्टबिन में जाकर के डंप कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट शुड बी रिसाइकिल्ड। ऑल द प्लास्टिक वेस्ट इन द होम्स, शॉप्स एंड इंडस्ट्रीज शुड बी कलेक्टेड एंड सेंट फॉर रिसाइकलिंग टू प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसाइकलिंग भी पॉसिबल होती है कुछ प्लास्टिक आइटम्स की, सबकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सब थर्मो प्लास्टिक्स तो होते नहीं हैं, बहुत सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स भी होते हैं। तो एटलीस्ट वो वाले प्लास्टिक्स जिनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल हैं उनको डेफिनेटली फैक्ट्रीज में भेजना चाहिए। प्लास्टिक फैक्ट्री, द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स आर मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक न्यू प्लास्टिक आर्टिकल्स। जो भी आपने डाला है फैक्ट्रीज में भेजा है यूजलेस प्लास्टिक के आर्टिकल्स को, उनको मेल्ट करके उनसे नए प्लास्टिक के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग ऑफ यूज प्लास्टिक आर्टिकल्स सर्टेन कलर्स आर एडेड। दिस इज टू टेल द बायर्स दैट इट इज़ अ रिसाइकिल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड टू अवॉइड इट्स यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। Most of the articles made of thermoplastics can be recycled। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिकतर थर्मोप्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल्स रिसाइकिल किए जा सकते हैं। The articles made of thermosetting plastics cannot be recycled। ये एक मेजर ड्रॉबैक है। फिर इसके बाद में we should remember the 3 R's to save the environment from the harmful effects of the excessive use of plastics। The 3 R's stand for reduce, reuse and recycle। जितना हो सके मिनिमाइज करो, चीज़ों को रीयूज़ करो और फिर इसके बाद में अगर रिसाइकलिंग पॉसिबल है तो वो भी करो। This means that we should reduce the use of plastic articles by using articles made up of a suitable material, यानी कि substitute। We should reuse plastic articles wherever possible। We should recycle old and discarded plastic articles if possible। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने किस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट से, वो सीखा। 3 R's का मतलब क्या होता है, कैसे उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको आज के सेशन में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी कि ये वाली प्लास्टिक बॉटल लेने के बजाय आप ये वाली प्लास्टिक बॉटल लेंगे तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये रीयूजेबल है ना। इसको तो हालांकि ये रिसाइकिल हो जाती है लेकिन बहुत से लोग इसको रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में भेजते ही नहीं हैं, यूं ही ग्राउंड में या मिट्टी में या पानी में जो है ना जाकर के फेंक देते हैं। अगर बाकायदा इसको यूज़ करने के बाद आप रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज भेज रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये वाली वाटर बॉटल्स ऑप्ट करिए जिसको आप रीयूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि सिंगल टाइम यूज़ करने के बाद सीधे डस्टबिन में, ये नहीं होना चाहिए। तो आज के सेशन में हमने कई सारी बातें समझी हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई करोगे। ठीक है, और इसी सेशन के साथ में हमारे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस बचे हुए हैं और एक्टिविटीज़ बची हुई हैं, तो वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।